Good morning, ma'am. गुड मॉर्निंग जी, वेरी गुड मॉर्निंग। यू विल स्टार्ट विद ओके 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 ओके, कोई प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम नहीं। हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग। सभी अपने कैमराज ऑन कर लीजिए जी। ऑफलाइन वालों ने भी कर लिए हैं। ऑनलाइन वालों को जोक समझ आ गया, ऑफलाइन वालों को अभी भी नहीं समझ में आया। ठीक है। अच्छा टेल मी, आप लोग यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं। व्हाट इज़ द पैटर्न ऑफ द यूपीएससी? चलो जी, लेट्स स्टार्ट विद योर प्रीलिम्स। जी, क्या पैटर्न है? पहले हम लोग कुछ देर हमारी ओरिएंटेशन लेंगे, देन वी विल स्विच टूवर्ड्स योर पॉलिटी सेक्शन। तो हाँ जी, पैटर्न ऑफ द प्रीलिम्स। हाँ जी, खुश पैटर्न क्या है सिलेबस का, सॉरी यूपीएससी का? Every subject. अच्छा, दैट्स द पैटर्न। हाँ, एवरी सिलेबस, Every subject. ठीक, एवरी सब्जेक्ट जी। हाँ जी खुश। ओके, प्रीलिम्स फिर मेंस फिर मेंस में आंसर राइटिंग है और प्रीलिम्स में क्वेश्चन मतलब एमसीक्यूज। ठीक है। और देन एवरीवन ऑनलाइन प्लीज पार्टिसिपेट। CSAT and General Studies paper. सीसैट एंड जनरल स्टडीज पेपर। Good morning, ma'am. वेरी गुड मॉर्निंग जी, वेरी गुड मॉर्निंग। अच्छा, और Paper 1, 2, 3, 4 mains. यस 1 2 3 4। हाँ जी, कुछ विशेष टिप्पणी? यहाँ आ रहा है सौरभ के, पर कुछ बोल नहीं रहे। 1/3 negative marking in prelims. ये चीज़ ना बड़ी अच्छी है सौरभ में, कि वो ना स्ट्रिक्ट रहता है क्वेश्चन के ऊपर। मैंने क्वेश्चन क्या पूछा था? What I asked you? I asked you about the pattern of your prelims, just prelims. और तुम लोग क्या बताना शुरू कर दिया तुमने? Everything. Everything, मैम, everything is there. ये सबसे बड़ी गलती है पता है इंसान की। एंड 90% विल पीपल विल डू दिस मिस्टेक। पूछा कुछ जाएगा, बताएंगे कुछ और, फिर उसका सैल्डम चल रहा है सब कुछ, इधर से उखाड़ लो, इधर से उखाड़ लो। फिर उसके बाद ऑल ऑफ अ सडन, पहले खुश क्या बोला तुमने? प्रीलिम्स, मेंस, फिर आंसर राइटिंग है जी। फिर ऑल ऑफ अ सडन यू सेड कि प्रीलिम्स में एमसीक्यूज हैं जी। फिर एक और इनपुट है, ये वाला बताना शुरू किया। फिर उसके बाद ये बताना शुरू किया, उसके बाद ऑप्शनल भी बोलने लग गए। पूछा क्या था? पूछा सिंपल क्वेश्चन था, दैट वाज योर प्रीलिम्स के अंदर क्या है। देखो, जब भी देयर शुड बी अ सिंक्रोनस योर मेथड ऑफ योर थिंकिंग एंड योर स्पीकिंग। जो आप सोचते हो वो प्रॉपर आपका बोला भी जाना चाहिए। जो आपको पता है प्लीज उसको सिस्टमैटिकली चीजें बताया करो। बिल्कुल ऐसे नहीं कि कहीं से भी स्टार्ट कर दिया तुम लोगों ने। इफ आई आस्क्ड यू कि व्हाट इज द पैटर्न ऑफ योर प्रीलिम्स, टेल मी अबाउट द प्रीलिम्स, आई डोंट हैव एन इशू। पर एवरीथिंग बताने से पहले बोलो तो सही। इट इज अ ऑब्जेक्टिव काइंड पेपर मैम। यहाँ पे एमसीक्यू होता है जिसमें एक दिन में 2 हमारे एग्जाम्स होते हैं, दैट इज जीएस एंड योर सीसैट। देन इज योर जीएस में एवरीथिंग कम्स मैम। ये दैट इज अ पैटर्न ना। अब मैं ऐसे बोलूँ और एकदम आपने एक बोला, तो सबसे पहला लेसन दैट इज अपने माइंड के साथ कंसिस्टेंटली चलो। जल्दी आ जाओ, जल्दी। तुम्हें तो सबसे पहले आके बैठना चाहिए कि मैम मेरी अभी तक ओरिएंटेशन नहीं हुई। पैटर्न किस किस ने अटेंड किया है मेरे साथ पहले कभी? एक बार किए? किए? अच्छा, किसी ने ही नहीं किया? क्योंकि संडे को हमारे को मैम नींद बहुत आती है इस बार, इसलिए मैंने संडे को क्लास नहीं रखी। तो मैंने कहा इस बार मंडे को क्लास रखती हूँ। सो जब भी हम लोग कुछ भी बात कर रहे हैं ना, तो
आपने ऑर्गेनाइज्ड वे में सोचना है बच्चे, और ऑर्गेनाइज्ड वे में आप लोगों ने बोलना। सो अब टेल मी अगेन, आई एम आस्किंग यू कि प्रीलिम्स का क्या पैटर्न है, बिकॉज दैट इज द फर्स्ट स्टेज ऑफ योर एग्जामिनेशन। आप लोगों ने बिल्कुल सही बोला कि इट्स अ 3 टायर एग्जाम, दैट इज योर प्रीलिम्स, मेंस एंड योर इंटरव्यू। ये 3 टायर एग्जाम है, बट प्रीलिम्स का क्या पैटर्न है, नाउ टेल मी। Prelims is an objective type. Yes, that is a MCQ based your paper, right? Okay, next. 0.2. Paper 1 and paper 2. Paper 1 and paper 2, that is your GS morning shift में होता है जी, and evening में afternoon shift में that is your CSAT का पेपर होता है। Approximately 10 to 11 and 1 to 3 के टाइमिंग्स होता है अप्रोक्सीमेटली, 1 घंटा ऊपर नीचे चलता है, बट दैट इज अप्रोक्सीमेटली दिस वन ओनली। इज इट राइट? Yes, ma'am. चलो जी, अब बताओ आगे। 100 question for GS. मैम Yes. जीएस में 100 क्वेश्चन होते हैं, जीएस में 100 क्वेश्चंस होते हैं, एब्सोल्युटली राइट, एंड सीसैट में 80 क्वेश्चन 80 क्वेश्चंस होते हैं। 250 marks each. 250 मार्क्स ईच, और ये हो गया 25,000। No, 250 marks each. Each paper. 250 for GS, 250 for CSAT. मैं 200 मार्क्स का होता है मैम। ये 250 क्या होता है? यू नो द पैटर्न ऑफ द एग्जाम, यू सेड कि मैम मेरे साथ नहीं अटेंड किया होगा। मुझे तो यही लगा 250 जो तुम बोल रहे हो दैट इज मैम ईच। क्या ईच? मैं तो क्वेश्चन ही लिख दिया Mains फिर। का. वो मेंस का है जो तुम बता रहे 250 ईच का। Interestingly, we are preparing at the 4th, 3rd month or maybe the first day, maybe some weeks, but we don't know either the pattern of the syllabus कि क्या रहता है हमारे यूपीएससी का पैटर्न, क्या रहता है जी, हमें यही नहीं पता। बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, ये 200 मार्क्स का होता है, एंड ये कितने मार्क्स का होता है सौरभ, अमन? 2.5 मार्क्स का एक क्वेश्चन होता है, एंड टोटल कितने नंबर का हो गया जी? ये भी 200 मार्क्स का हो गया। दोनों बच्चे हम लोगों के, ये अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है कि कितने मार्क्स का होता है एक क्वेश्चन। बच्चे हम लोगों का यहाँ पे कितने मार्क्स का होता है, दैट इज जो 2 मार्क्स का होता है, यहाँ पे 2.5 मार्क्स का होता है। मतलब कि इट हैज़ अ हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी कि अगर आप एक क्वेश्चन सही करते हो तो यहाँ पे ज़्यादा नंबर मिलते हैं, बट नंबर ऑफ क्वेश्चन आपके डेफिनेटली कम होते हैं सीसैट के मैम अंदर। गलत भी ज़्यादा होते हैं। बहुत ज़्यादा गलत होते हैं, क्योंकि बंदे को लगता है यार ये तो आता ही होगा, ये सही कर दें, जिसके कारण इस बार सच बता रही हूँ कि प्रॉब्लम्स के लिए अंदर हरप्रीत जो ये बोल रहा है, ही वॉज वेरी स्ट्रॉन्ग एट इट। उसका जीएस का बहुत अच्छा स्कोर था, यहाँ पर आया वो इस बार अनफॉर्चुनेटली, एंड लोग इस चीज़ को सीरियसली नहीं लेते। तुम लोग सोचते हो 97% पीपल विल थिंक कि हम इसको क्रैक कर लेंगे सीसैट को। एम आई राइट? सभी यही सोच रहे होंगे, अभी सौरभ भी यही सोच रहे, सभी यही सोच रहे हैं कि सीसैट हम लोग क्रैक कर लेंगे, बट ट्रस्ट मी, वो भी इंजीनियर है। आई एम अ लिविंग एग्जाम्पल इन फ्रंट ऑफ यू। आई हैव सीन माई एस्पिरेंट्स facing your interview and failing into your next time in your CSAT. Trust me, इतना भयानक है ये। It's so laborious that you need to work on your day 1 on your CSAT. इसीलिए आप लोगों की सैटरडे को क्लास होती है, एक हफ्ते में एक दिन डेडिकेट करना ज़रूरी है। ये नहीं क्रैक होता CSAT। आज की डेट में तो बहुत भयानक हो चुका है। इंडिपेंडेंस डे वाले दिन बोल दिया ना नरेंद्र मोदी जी ने कि हम आपको फ्री की कोचिंग देंगे, तो मुझे ऐसा लग रहा था, मैंने कहा ये भी बोल दो कि हम सीसैट इजी डालेंगे अगर तुम गरीब बंदे के साथ इतना कर रहे हो तो। क्योंकि जो बेचारा ये नॉर्मल एस्पिरेंट है ना, वो यहाँ पे बच्चे नहीं क्रैक कर पाता, आपका सीसैट ही नहीं कर पाता, हिंदी मीडियम स्पेसिफिकली या पंजाबी मीडियम, बहुत मुश्किल लगता है उसको। और इनफैक्ट इंग्लिश मीडियम वालों को, नॉर्मल वालों को भी ऐसा लगता है कि यार क्या पूछ लिया। सो डे 1 बहुत लोगों का होगा यहाँ पे। देर इज़ अ वेरी जेन्युइन एडवाइस फॉर यू एवरीवन, प्लीज़ वर्क ऑन योर सीसैट। यहाँ करते करते एफर्ट्स डालते डालते ये पेपर क्लियर हो जाता है, पर
जीरो हो जाएगा अगर ये पेपर क्लियर नहीं होगा तो। और ये ज्यादा बुरा लगता है जब ये नहीं होता ये अगर क्लियर ना हो ना, ऐसा लगता है कि चलो ओके फाइन, इस बार ही नहीं हुआ। जब ये नहीं ना क्लियर होता और ये क्लियर हो जाता, उससे ज्यादा गंदी फीलिंग इस वर्ल्ड में कोई नहीं है जब ये नहीं क्लियर होता। CSAT इज रियली समथिंग रियली सीरियस। तुम लोगों को भी नंबर ऑफ क्वेश्चन नहीं पता, ये नहीं पता। अच्छा नाउ टेल मी और क्या पैटर्न है इसका अंदर जो आप लोगों को पता होना चाहिए फॉर योर प्रीलिम्स एग्जामिनेशन। 67 marks is मैम qualified. 1/3 है नेगेटिव मार्क। ठीक है, एक बोल रहे हैं 1/3 नेगेटिव मार्किंग है, और इन्होंने क्या बोला सौरभ ने? 67 marks qualifying marks. Qualifying marks. 67 क्वालिफाइंग Marks मार्क्स हैं इन योर CSAT। to get evaluation of your GS. नहीं, इवैल्यूएशन तो हो जाती है, इवैल्यूएशन दोनों की हो जाती है। आपको बता देते हैं, नंबर ज़रूर बता देते हैं आप लोगों को। वो मेंस में है, फिर से अगेन वो मेंस की बात है, बहुत आगे चल रहे तुम लोग। यहाँ पे नंबर आप दोनों को बता देंगे कि आप यहाँ पे फेल हुए हो, यहाँ पे पास थे, आप इसकी वजह से फेल हुए हो CSAT में, आपको नंबर बताते हैं। वो नहीं होता, वो मेंस की बात। अच्छा, वो दैट इज योर 1/3 नेगेटिव मार्किंग है। सो नेगेटिव मार्किंग का क्या मतलब हुआ यहाँ पे? और कुछ? Every wrong question. हाँ, हम जैसे अगर एक क्वेश्चन गलत हो गया तो 0.66 नंबर मैम कट जाएंगे। 0.66 नंबर कट जाएंगे। एवरीवन, इज इट ट्रू? इज इट ट्रू फॉर हियर? इसमें पॉइंट नो 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 नो, इसमें ज़्यादा कटेंगे, CSAT में ज़्यादा कटेंगे. that is 1/3 of the one question that is carrying your marks, so that comes out to be बच्चे 0.833। अगर आपको एक क्वेश्चन में ज्यादा नंबर मिल रहे हैं, नेगेटिव मार्किंग भी ज्यादा है, क्योंकि ये 2/3 हम लोगों का क्या है, दैट इज योर नेगेटिव, और ये 2.5/3 की नेगेटिव मार्किंग है। दिस इज द पैटर्न ऑफ द एग्जाम। जिस एग्जाम के लिए, जिस वॉर के लिए जा रहे हो, पहले दुश्मन को समझो तो सही, क्या कह रहा है वो दुश्मन। तुम्हें यही नहीं पता कि उस दुश्मन की कितनी। पहले राजा महाराजा क्या करते थे, यही देखते थे कि उसके पास इतने सिपाही हैं, उसके पास ये वेपन्स है। तुम्हारा दुश्मन कौन है? UPSC है भाई। यस, ये तुम्हारा दुश्मन है। तुम्हें समझना पड़ेगा कि ये क्या कह रहा था। तुम्हें पता ही नहीं कि उसकी सिपाही कितने हैं, कितनी नेगेटिव मार्किंग होगी, तुम्हें कितना लॉस होगा एक क्वेश्चन गलत करने का। दिस इज समथिंग रियली लेबोरियस बच्चे, दिस इज अ हार्ड नेट टू क्रैक। इज इट ट्रू? ओके फाइन, चलो जी, व्हाट इज द पैटर्न ऑफ योर मेंस नाउ? नाउ टेल मी व्हाट इज द पैटर्न, एवरीवन ऑनलाइन। Start from essay. We start from essay, yes. एक आपका दिस इज अ सब्जेक्टिव टाइप पेपर, पहले भी आप लोगों ने ऐसे स्टार्ट किया था ना। ये सब्जेक्टिव टाइप पेपर होता है बच्चों, जैसे कि आप लोग प्रॉपर अपनी ग्रेजुएशन में 3-3 घंटे के पेपर लिख के आए हो, वैसे ही आपके यहाँ पे भी 3-3 घंटे के एग्जाम होता है। बट टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने होते हैं, टोटल नंबर ऑफ पेपर्स कितने होते हैं यहाँ पे? 8 या 9. 8 या 9? 7 plus 2. दैट इज योर 7 + 2 डाउट। 7 for meritorious and 2 for qualifying. ठीक, आगे से हम मंडे को ही रखा करेंगे ओरिएंटेशन, ताकि सबके दिमाग में जाए ये चीज़ें कि है क्या। सो 7 जी, बताओ जी कौन कौन से पेपर है? सबसे पहले आप लोगों ने बोला दैट इज द फर्स्ट पेपर इज योर एसे। क्वालिफाइंग पेपर तो पहले पहले क्वालिफाइंग होता है, ऐसे लैंग्वेज का और इंग्लिश का। लैंग्वेज का। ओके, क्या होता है? क्वालिफाइंग पेपर होते हैं ये जो एप्टीट्यूड में लैंग्वेज होती है, उनमें से कोई भी लैंग्वेज एक ले सकते हैं हम, 22 लैंग्वेज। शेड्यूल लैंग्वेज दैट मीन्स कि आपकी कोई भी अपनी रीजनल लैंग्वेज है, पंजाबी, हिंदी, गुजराती, मराठी, तेलुगु, कोई भी आप लोगों की लैंग्वेज है, गुजराती भी, इवन कोई भी आपकी जो शेड्यूल लैंग्वेज है उनमें से कोई भी लैंग्वेजेस आप चूज़ कर सकते हो और आप पेपर लिख सकते हो उसके अंदर। जनरली बच्चे
हिंदी ही ऑप्ट करते हैं, बाकी आपके पंजाबी या सो ऑन है। उसके बाद एक कंपोजिटरी पेपर होता है दैट इज़ ऑफ योर इंग्लिश, ये आपको देना ही देना पड़ता है, चाहे आप हिंदी मीडियम के हो किसी भी मीडियम के हो। एक बेसिक इंग्लिश तो आपको आनी चाहिए और ये क्वालिफाइंग इन नेचर होता है। 63 marks. कैन यू टेल मी द परसेंट? 25 है 63 marks. 25%। और बहुत बार इसमें भी बच्चे फेल होते हुए देखे गए हैं। essay is not qualifying बच्चा, essay is not qualifying, but these languages paper आप इनमें पास हो गए then your other paper will get checked। यहाँ पे वो क्लॉज है जो आप पहले बोल रहे थे। अगर आप इसमें पास भी नहीं हो रहे इन लैंग्वेजेस के पेपर में, आपके दूसरे GS 1 2 3 4 essay ऑप्शनल में आप चाहे 1000/1000 स्कोर कर रहे हो, डजेंट मैटर टू देम, बिकॉज अगर आपने आपकी लैंग्वेजेस को क्वालिफाई नहीं किया तो इट इज़ कंपल्सरी। सो जब भी आप प्रिपरेशन कर रहे हो, एक महीने में ना एक बार हिंदी में लिख के, पंजाबी में, जो आपकी रीजनल लैंग्वेज है उसमें भी लिख के देखा करो चीज़ें। आपकी जो जर्नल हमारे इंग्लिश का पेपर होता है उसमें क्या पूछा जाता है, ग्रामर पूछी जाती है, तो ग्रामर के ऊपर भी ध्यान देना, वो आप लोगों ने खुद करना है। हमारे पास GS का सिलेबस बहुत होता है, हम नहीं करा पाते एकेडमीज़ के अंदर। डेफिनेटली दिस इज़ समथिंग वेरी नॉर्मल, तो आप अपने बिहाफ पे कर सकते हो, इन चीज़ों को करना है, पर एक महीने में एक बार। इन केस अगर आप किसी भी स्टेट जैसे कि PCS या किसी स्टेट को आप टारगेट कर रहे हो, सो प्लीज़ वॉच इट कि क्या उस स्टेट के अंदर ये क्वालिफाइंग है या मेरिट में जोड़ते हैं। फॉर पंजाब, स्पेसिफिकली फॉर पंजाब सिविल सर्विसेज, इट इज़ एडेड इनटू योर फाइनल मेरिट लिस्ट। और सबसे ज़्यादा बच्चे एक्चुअली में वहाँ पे लैंग्वेजेस में ही नंबर खींचते हैं। अगर कोई PCS के लिए है, अगर आप UP PCS को दे रहे हो, तेलंगाना दे रहे हो, अपनी अपनी हरियाणा दे रहे हो, तो आप लोग यू कैन वॉच इट आउट। ठीक है, हरियाणा में भी नहीं है ये, वैसे आपका ऐड ऑन होता। पर UPSC में इंटरेस्टिंगली जब ये पेपर आपके क्लियर होंगे उसके बाद बच्चे हमारा पेपर चेक करने शुरू होते हैं, दैट इज़ योर essay। हाँ जी, नेक्स्ट पेपर इज़ योर GS 1 2 3 4 एंड नेक्स्ट वन इज ऑप्शनल के दो ऑप्शनल के 2 पेपर होते हैं। सब्जेक्ट कितने होते हैं जी? सब्जेक्ट एक ही होता है। इट कैन बी योर पॉलिटिकल साइंस, इट कैन बी योर एंथ्रो, सोशोलॉजी, इंग्लिश लिटरेचर, पंजाबी लिटरेचर, हिंदी लिटरेचर, तमिल लिटरेचर, पर सब्जेक्ट एक होता है बच्चे, पेपर इसके 2 होते हैं। एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन 2? हाँ, मैथ वालों का भी होता है। एडवांस सिलेबस होता है। Second one is application based. हाँ जी, क्या क्या है हरप्रीत? एडवांस लेवल का सिलेबस होता है मतलब पेपर 2 में। पेपर 1 में ग्रामर होती है, कोई भी लिटरेचर में। ग्रामर है मैम, दूसरे ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ हाँ, ये आपके पंजाबी लिटरेचर वाले बोल रहे हैं अंदर से। हाँ, ये पंजाबी लिटरेचर की ग्रामर बोल रही है, ये सिर्फ उसमें होता है। वैसे यहाँ पे बच्चे थेरेटिकल पेपर होता है, जो बाकी सबके लिए दैट इज़ जो थेरेटिकल पेपर होता है। यहाँ पे बच्चे हम लोगों का एप्लीकेशन बेस्ड पेपर होता है, दैट इज़ अप्लाइड ऑफ दैट सब्जेक्ट की एप्लीकेशन कैसी है, जो कि आप लोग अभी बोल भी रहे हो कि जैसे अगर आप कोई लैंग्वेज के पेपर ले रहे हो तो एक ग्रामर का होता है, दूसरा हाउ इट इज़ रेलिवेंट टू द डे टू डे, तो ये उसके बारे में है। अच्छा जी, नाउ टेल मी व्हाट इज़ द अगेन द पैटर्न ऑफ योर एग्जाम। GS पहले, सबसे पहले ऐसे, तो ऐसे का बताओ जी, ऐसे का क्या पैटर्न होता है हम लोगों का? व्हाट इज़ द पैटर्न फॉर योर ऐसे? मैम 2 ऐसे लिखने होते हैं। हाँ जी हरली, 2 ऐसे। एक सेकेंड हरप्रीत, ब्रेक। चॉइस होती है उसमें से 2 उसमें से चॉइस किस में से होती है? 8 क्वेश्चन होते हैं। हाँ बिल्कुल सही, 8 होते हैं, दैट इज़ 1 2 3 4 5 6 7 8। ओके, फिर इनमें से 2 करने होते हैं हम लोगों को। यहाँ पे बच्चे सेक्शन डिवाइडेड होते हैं, दैट इज़ 1 2 3 4 एंड सेक्शन B होता है 5 6 7 8। इनमें से दोनों सेक्शन में से एक एक ऐसे हम लोगों को करना पड़ता है। अच्छा, कितने मार्क्स का होता है और कितने वर्ड्स का लिखते हैं हम लोग ऐसे? हाँ जी अमन?
250 मार्क्स का क्या होता है? कंप्लीट ऐसे? अच्छा, एक ऐसे? हाँ जी, 3000 वर्ड्स तो होता है। पहले तो मार्क्स बताओ तो वर्ड्स पे पहुंचने लगी अब। हाँ जी हली, बहुत में ਹੁੰਦਾ ਹੈ 250 ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਪੇਪਰ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਜੀਐਸ ਦਾ। हाँ जी खुश, हाँ जी हरप्रीत आप बोलो। 250 मार्क्स का पेपर होता है। ये पूरा बच्चे हम लोगों का 250 मार्क्स का होता है और एक हमारा ऐसे 125 मार्क्स का होता है। ये पैटर्न ऐसा नहीं है बच्चे कि आज आपको मैं याद दिला रही हूँ, आपको मैं लिख रही हूँ तो आपको याद रहेगा, आपको बार बार ये चीज़ देखनी पड़ती है। यू हैव टू राइट इवन, एक दो लिखा करो ताकि तुम्हें पता लगे एग्जैक्टली कैसे है। हाँ जी, ये 125 में से मुझे कितना स्कोर मिल जाएगा, तब ये चीज़ें याद रहेंगी, नहीं तो ये ऐसे उड़ जाएंगी, वेपराइजेशन हो जाएगी इनकी, इन कंटेंट की। ये बार बार देखना पड़ता है सिलेबस को, पैटर्न को, यू हैव टू सी इट अगेन एंड अगेन। अच्छा जी, उसके बाद अब बताओ कि नंबर ऑफ वर्ड्स कितने लिखने होते हैं हरलीन? हाउ मेनी नंबर ऑफ वर्ड्स? वर्ड्स, हाँ जी सर। हाँ जी 3000, ठीक है। हाँ जी खुश, हाँ जी शिव, ओम नमः शिवाय। 1200 मैडम, एक क्वेश्चन का कितने? 1200 वर्ड्स। 1200 वर्ड्स? हाँ, एक क्वेश्चन का। बाकी इतने सारे आप लोग बैठे हुए हो, ज्योति दी अभी मुझे दिखाई दे रही, कैमरा सबके ऑफ हैं। अरे ऐसे मत करो, देखो अगर इफ यू आर कमिंग हेयर प्लीज गिव योर 100% टू मी, ताकि मैं कुछ तो देके जाऊं, कभी तो याद रखोगे मुझे जिंदगी में। इसकी वजह से हमारे एक स्टूडेंट का 1 साल वेस्ट हुआ है बिकॉज ही डजंट नो द पैटर्न ऑफ द एग्जाम। ट्रस्ट मी, जस्ट बिकॉज कि ही डजंट नो द पैटर्न ऑफ द एग्जाम, उसकी वजह से उसका 1 साल वेस्ट हुआ है। 1 साल क्यों, 2 साल बोलो, 1 साल तो हमारे इस प्रोसेस को लग ही जाता है ऑलमोस्ट। सो 2 साल लग गए जो वो 1 साल में कर सकता था। तो मेक श्योर कि आप यहाँ पे पूरे 100% प्रेजेंट हो। ये नहीं पता लगता ये बच्चों को बातें, कितने नंबर ऑफ पेजेस भरने हैं हम लोगों को, कितने वर्ड्स लिखने हैं, ये बहुत एसेंशियल है इस एक्टिविटी को देखना। सो बच्चे हमारे यहाँ पे सेक्शन ए बी 4 ऐसे होंगे, यू हैव टू चूज एनी टॉपिक। पहले ये जनरली क्या होता था कि आपके एक नॉर्मल हमारे एसेस दिए होते थे, दैट इज वुमेन एम्पावरमेंट क्या है, आप एजुकेशन सिस्टम के बारे में क्या सोचते हो, एआई का क्या रोल है। अब देयर इज अ abstract kind of essays are being asked, quotations, that is abstract only, quotations पे लिखना पड़ता है। what is research? It is a blind date with your technology। ऐसी ऐसी चीजें पूछी जा रही हैं जहां पे आपकी इमेजिनेशन पावर देखी जा रही है कि हाउ एक्सपैंड यू कैन थिंक, कितना हद तक जा सकते हो, कितना इनोवेटिव हो सकते हो। उसके लिए यू हैव टू रीड नॉवेल्स। इस पर्टिकुलर सेक्शन के लिए आई विल सजेस्ट यू। टोटल बच्चे हमारा 250 मार्क्स का होता है, एक ऐसे हम लोगों का 120 मार्क्स का होता है। लुक एट द नंबर्स, दैट इज योर 1000 to 1200 वर्ड्स के बीच में आपको एक ऐसे लिखना होता है। आप एक ऐसे कैसे लिख सकते हो 3000 वर्ड्स? What is research? A blind date with the knowledge। बताओ क्या लिखोगे? 1000 वर्ड। I will tell you one paragraph to write, you will be like कि क्या करना है। और जब आपकी एक नॉलेज बेस बढ़ती है ना, उसके बाद आप इतने प्रो हो जाते हो साल बाद। पर ये एक्टिविटी होती है साल के बाद, जब आपकी 1 साल की प्रिपरेशन हो जाती है, उसके बाद ना आई कैन टेल यू कि क्या लिखना है। तो अभी भी ऐसे ना किसी ने पढ़ के डरना नहीं है। इनफैक्ट मैं तो सिंपली ये बोलती हूँ कि प्लीज़ अपने मेंस के क्वेश्चन भी मत देखा करो, क्योंकि मैंने एक ऐसी गलती की थी जब 2013 के अंदर ना मेरे एक्चुअल जो तैयारी शुरू हुई थी 2013 में शुरू हुई थी, तब पैटर्न चेंज हुआ था। उससे पहले बिल्कुल आसान क्वेश्चन पूछते थे 11-12 में, प्रीलिम्स में ऑप्शनल होता था हमारे टाइम पे। और उसके बाद 2013 के अंदर ना ऐसे क्वेश्चन आने लग गए, तो मैं क्वेश्चन देख के ऐसे हुआ कि मैं तो चलती हूँ, मैंने तैयारी नहीं करनी, चलो छोड़ो। तो किसी ने ये चीज़ नहीं करनी। ये अभी ऐसे लगते हैं, बट 2 साल के बाद, साल की प्रिपरेशन के बाद
यू गेट सो मैच्योर, यू विल गेट एन आइडिया कि अच्छा ये चीज़ें होती हैं, तो उनको डरना नहीं है देख के, डर के आगे जीत है। सो अब नेक्स्ट थिंग, जीएस पेपर 1, 2, 3, 4 का पैटर्न बताएं जी। ये टोटल क्वेश्चंस, ये टोटल जीएस के पेपर्स कितने नंबर के होते हैं सारे के सारे? अच्छा, दैट इज योर 250 मार्क्स ईच, दैट इज इनटू 4, देन इज योर 1000 का जीएस पूछा जाता है। जीएस पेपर 1, 2, 3, 4, एक जीएस 1, 2, 3, 4 250 मार्क्स का होता है। कैन यू टेल मी नाउ द डिवीजन? हाँ बता दो कि क्या रहता है। नहीं, दैट इज अभी हम डिवीजन करते हैं इसकी कि ये पूछा कैसे जाता है। Like what is included in GS paper 1? क्वेश्चंस, नंबर ऑफ क्वेश्चन, नंबर ऑफ वर्ड्स, ये कैसे पूछे जाते हैं? 20 questions. 20 क्वेश्चंस होते हैं। 20 क्वेश्चन होते हैं मैम हाँ जी, और पेपर में 10 क्वेश्चन में 10 मार्क के होते हैं, 15 हाँ जी। 10 markers and 10 15 markers. बताओ जी 10 मार्कर कितने होते हैं? हाँ जी, हाँ जी बताओ। 10 mark is 10 into 50, right? 10 क्वेश्चंस 10 मार्कर के होंगे और 10 क्वेश्चंस कितने के होंगे? 15 मार्कर। अच्छा, फिर 100 प्लस 150 इज इक्वल टू, ये किसी को कोई शक? पर क्या ये हमेशा ही ऐसा रहता है? एथिक्स में चेंज होता रहता है। ये जीएस पेपर 1, 2, 3, 4 में भी वी आर नॉट श्योर कि यही रहेगा। आस्क मी ऑनेस्टली, यूपीएससी ने ये फिक्स्ड नहीं रखा हुआ। एक टाइम था जिस दिन चेंज हुआ, एक ईयर था जिस दिन चेंज हुआ। इससे पहले ये पैटर्न नहीं था। देयर वर ऑल्सो योर 2 मार्कर, 5 मार्कर, 10 मार्कर, 15 मार्कर। सो हर एक टाइप का, जब आप अभी आप सुन लो, देख लो, समझ लो, प्रोबेबिलिटी यही है कि यही आएगा। 95% चांस, 5% यू हैव टू प्रिपेयर योर सेल्फ फॉर द वर्स्ट केस सिनेरियो। और वो क्या हो सकता है? जहाँ पे आपको 2 मार्कर भी पूछें, वो आपको 5 मार्कर भी पूछें, वो आपको 10 मार्कर, 15 मार्कर तो एक नॉर्मल हो चुका है, वो आपको 20 मार्कर भी पूछ सकते हैं। एंड लेट मी टेल यू, अभी तो आप लोगों को पता है कि हाँ जी 100 वर्ड्स, ये जो सॉरी आपका 10 मार्कर्स हैं, इसमें कितने वर्ड्स लिखने होते हैं? 150, एंड ये वाले 250. ये कई बार ये ऐसे भी नहीं बताया जाता कि कितने नंबर ऑफ वर्ड्स लिखने हैं, पर तुम्हें इसी से आइडिया लेना है कि मैंने कितने नंबर ऑफ वर्ड्स लिखने हैं। Number of sheets देते हैं। वहाँ से तुम्हें एक आइडिया लेने पड़ेगा कि किस तरीके से शीट्स। यूपीएससी में इंटरेस्टिंगली तुम्हारे पास ये A4 शीट है, उसका एक काफ़ी अच्छा मार्जिन, दोनों तरफ में काफ़ी मोटे मोटे मार्जिन तुम्हारे छोड़े जाते हैं और बीच में ऊपर ही बच्चे क्वेश्चन लिखे जाते हैं। एंड दे विल गिव यू अ पर्टिकुलर स्पेस कि ये वाले 2 शीटें हैं जी टू राइट योर 10 मार्कर। और अगर वो 15 मार्कर है तो उन्होंने 3 शीटें दी होंगी। ये फिक्स्ड होती हैं। आप एक से ज्यादा नहीं लिख सकते, 2 से ज्यादा पेजेस है ही नहीं हमारे पास, आप लिख ही नहीं सकते। ना हमारे पास टाइम होता, ना हमारे पास टाइम होता कि हम इसको शिफ्ट करने बैठे। सो जब भी आप प्रैक्टिस करोगे बच्चे, राइट फॉर 10, 15, बट कभी कभी जब मैं आप लोगों को बोलती हूँ कि राइट अ शॉर्ट नोट, तो उसको ये समझ के लिखना कि 2 मार्कर, 5 मार्कर और 20 मार्कर भी लिखा करो। कभी कभी लिखा करो कि यार ये लिखते कैसे, अगर पूछ लिया कल दिन को तो करेंगे कैसे, क्या अटेम्प्ट करेंगे, क्या स्ट्रैटेजी होगी। एंड पीपल हु आर प्रिपेयरिंग फॉर योर MPPCS, UPPCS, देखो क्योंकि UPSC इज़ अ टॉप मोस्ट एग्ज़ाम, तो उसके नीचे आपके और सारे स्टेट्स के एग्ज़ाम आ जाते हैं। एंड इट इज़ नॉट बॉदरसम कि हम लोग उसकी भी तैयारी करें और उसके पेपर्स ना देने चाहिए हमें सबके एग्ज़ाम्स।
और इनफैक्ट इनको क्लियर करने के बाद ही हम लोग यूपीएससी का लेवल एक अच्छा अचीव कर पाते हैं। सभी एग्जाम्स दो, तो जब देते हैं तो वहां पे कई बार ये पैटर्न देखे जाते हैं। हमेशा अपने आप को एक चेंज के लिए हमेशा तैयार रखो। द मोमेंट यू आर रिलक्टेंट टू द चेंज, 2026 में क्या हुआ था, प्रीलिम्स बहुत डिफिकल्ट पूछा गया। तुम्हें लगता है कि टॉपर्स के पास इतना टाइम होगा कि वो इतनी प्रोटेस्ट में जा रहे हैं या कुछ? कितना प्रोटेस्ट हुआ, दोबारा होना चाहिए पेपर, हुआ? मेंस है जी 2 हफ्तों में और 2 वीक्स और अब हमारे क्या है, दैट इज योर मेंस हैं अब। सॉरी 22 को सॉरी 22 को मैं भी ऐसे सोच रही थी ऐसे टाइम निकलता है, ऐसे टाइम निकलता। बच्चों का जिनके मेंस हैं उनको पूछो, ठीक है। सो उसके बाद जी क्या जीएस पेपर 1 2 3 4 में सब में ऐसे ही रहता है? नहीं, ये बच्चे पैटर्न हमारा जीएस पेपर 1 2 एंड 3 में रहता है, बट जीएस पेपर 4 में चेंज हो जाता है। कैन यू टेल मी, अब जीएस पेपर 4 में दैट इज योर एथिक्स में क्या पैटर्न रहता है हम लोगों का? जीएस पेपर 4 एथिक्स, एप्टीट्यूड एंड इंटीग्रिटी, EI, इस पेपर में कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं? हाँ जी सर। यस, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन बच्चे हम लोगों के यहाँ पे 12 पूछे जाते हैं जी। 2 सेक्शन में डिवाइड होता है, दैट इज योर 6 एंड 6, बिल्कुल सही। दैट इज योर सेक्शन नंबर A एंड सेक्शन नंबर B। किसी को नहीं पता तो प्लीज लिखते रहना साइमल्टेनियसली कि क्या रहता है। 2 सेक्शन में डिवाइड होता है, दैट इज योर सेक्शन A, सेक्शन B। यहाँ पे 6 नंबर ऑफ क्वेश्चंस और यहाँ पे B। अच्छा, उसके बाद ए सेक्शन में थ्योरी होती है। yes, that is your theory and this is your केस स्टडी। आधे पेज के ना टाइप्ड केस स्टडीज ही डाली होती है। सबसे लेंथी क्वेश्चन पेपर हम लोगों का कौन सा होता है? दैट इज योर जीएस पेपर 4। बहुत लेंथी होता है। ऑप्शनल सबसे लेंथी होता है, सबसे शॉर्टेस्ट होता है, दैट इज योर एस्से, बट उसमें सबसे ज़्यादा एक क्रिएटिविटी के चांस होते हैं कि आप बेस्ट क्रिएटिविटी कर सकते हो, बेस्ट आप अपने दिमाग को विजुअलाइज करके अपना बेस्ट दे सकते हो। वो सबसे रिलैक्स पेपर होता है। ऑप्शनल सबसे भयंकर, जहाँ पे पेपर कंप्लीट नहीं होता, और उसके बाद सबसे स्केरी होता है, दैट इज़ योर एथिक्स। क्योंकि हम ना इसको प्रीलिम्स और मेंस में भी नहीं पढ़ के आते, बट क्या देखें हम लोगों ने कि 2026 के प्रीलिम्स के अंदर एथिक्स के भी ऊपर क्वेश्चन पूछे हुए हैं प्रीलिम्स में। सो आज की डेट में ना ये मत करना कि एथिक्स तो बाद में पढ़ लेंगे जब मेंस प्रीलिम्स होगा। नहीं, आपको ये पढ़ा हुआ 101% आपके प्रीलिम्स में काम आएगा। देयर वर क्वेश्चन फ्रॉम योर एथिक्स दैट इज इनटू योर प्रीलिम्स। इस बार 3 क्वेश्चन थे ना? 3 क्वेश्चन थे, 3 से 4 क्वेश्चन थे इस बार। 3 तो सीधे डायरेक्ट केस स्टडीज थी, केस स्टडीज थी। ये एक्चुअली पहले भी ना डिसीजन मेकिंग के क्वेश्चन पूछे जाते थे, ये अब इन्होंने फिर से कर दिया। पहले भी ना 2013 में जब ये आपका सीसैट का पेपर इंक्लूड हुआ था ना, तब उस टाइम पे स्टार्टिंग में ये डालते थे, सीसैट में डालते थे, पर इन्होंने जीएस में डाल दी। इतना लंबा एक क्वेश्चन, बंदा जितना लेंथी क्वेश्चन होगा ना उसको याद रखना वो इतना ईजी होगा, और जितना वो छोटा लगेगा, ईजी लगेगा, वो उतना ट्रैपी होगा। अगर वो लंबा है तो उसको अटेम्प्ट ज़रूर करना, वो ईजीएस्ट क्वेश्चन होगा। क्योंकि हमारी साइकी क्या है कि यार अगर लंबा है तो यार ये पक्का टाइम लगेगा, मेरा वेस्ट होगा, मुझसे नहीं हो पाएगा। बट यूपीएससी में 101% टाइम्स ये देखा गया है, जितना लंबा क्वेश्चन उतना ही क्वेश्चन आसान। इस बिहेवियर को समझना बस, ठीक है जी। अच्छा, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने होते हैं यहाँ पे? हाँ जी, 6 हाँ, ठीक है। सो बच्चे हमारे एक क्वेश्चन यहाँ पे 10 मार्क्स का होता है, उसमें 2-3 पार्ट्स भी हो सकता है। 13 क्वेश्चन होते हैं 6 में।
ज़रूरी नहीं है, चेंज भी हो सकता है, बट कभी 2 या 3 पार्ट्स, कभी 2 या 3 पार्ट्स, तो इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन चेंज होते रहते हैं. एंड यहाँ पे बच्चे आपका 20 मार्क्स का एक क्वेश्चन होता है, दैट इज इन योर केस स्टडी. और केस स्टडी कोई नहीं पढ़ता, पेपर जिसने क्लियर करना ना, इसको ध्यान रखना. जब भी कोई आपका कोई ऐसी केस स्टडी आती है, कोई केस आते हैं, उनको बैठ के देखा करो कि है क्या, क्या चल रहा है, क्यों चल रहा है. डेवलपमेंट केस था, अच्छा क्या इन्वॉल्वमेंट थी आईएएस की, क्या हम लोगों ने किया, एज एन एडमिनिस्ट्रेटर क्या किया, गवर्नमेंट ने क्या किया, कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस निकाले, क्योंकि वो चीज़ें बहुत काम आती हैं हम लोगों की केस स्टडी के अंदर. दैट इज़ कौन कौन से स्टेक होल्डर्स हम लोगों के इन्वॉल्व हैं उसके अंदर. ये सबसे लेम है, पर आप लोगों का ये ऑलरेडी हम लोगों ने अभी लेटेस्ट करवाया है. जिन लोगों ने बिल्कुल नया ज्वाइन किया, आई विल इंसिस्ट देम कि आप रिकॉर्डिंग पहले ही देख लो. एथिक्स को कम से कम 2 बार ज़रूर करना, 2 times एटलीस्ट. स्टार्ट ऑफ योर सिलेबस एंड एंडिंग ऑफ द सिलेबस हम लोग करवाते हैं. इसमें हो चुका है स्टार्ट में, जून में हो चुका है. प्लीज़ आई इंसिस्ट कि वो सारे के सारे लेक्चर्स देखना, और उसके बाद एक सर्टन टाइम बाद जब तुम्हारी पूरी जीएस हो जाएगी, उसके बाद दैट इज़ अ राइट अप्रोच टू योर एथिक्स. ये कम से कम इंस्टीट्यूट में 1 साल में 2 बार होना चाहिए. एथिक्स स्पेसिफिकली बहुत छोटा होता है, सिर्फ 15 से 20 दिन लगते हैं इसको, इससे भी कम मुझे लगता है ना, इससे से कम. पर सबसे ज़्यादा स्कोरिंग यही रहता है हम लोगों का, सबसे ज़्यादा स्कोरिंग दैट इज़ योर एथिक्स. पता है सबसे ज़्यादा बच्चे मार्क्स कहाँ पे फेच आउट करते हैं? इफ़ यू वांट टू क्लियर द एग्ज़ाम देन इट इज़ ओके. रिजर्वेशन है, कुछ है, एम नहीं कर रहे रैंक 1 के लिए, रैंक 2 के लिए, देन इट इज़ ओके. बट अगर आप थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट जाना चाहते हो, लेट्स डू इट. सबसे ज़्यादा हाई स्कोरिंग एरियाज कौन से हैं हम लोगों के टू गेट इनटू द टॉपर लिस्ट? AIR1 स्पेसिफिकली आई वांट कि तुम लोगों का आए. आई नो यू पीपल हैव द एबिलिटी. मुझे एक बताओ, हाई स्कोरिंग एरियाज कौन से हैं? PS4 and optional. सबसे पहले एथिक्स, जीएस पेपर सबसे पहला टारगेट. तभी मैं बोल रही हूँ, जिन्होंने लेट ज्वाइन किया कोचिंग, गो फॉर इट. अभी हुआ पीछे जैसे ही जून में, प्लीज़ उसकी रिकॉर्डिंग देख लें. सब ऑनलाइन वाले बच्चों के लिए मैंडेटरी है ये, ऑफलाइन वालों के लिए यू हैव टू सी. एक सर्टन टाइम के बाद हम लोग दिसंबर में फिर से करा देंगे, बट एक बार ज़रूर करना है ताकि तुम्हें एक आइडिया हो. पहली बार एथिक्स होता है ना, समझ में नहीं आता, ऊपर से निकल जाता है कि भाई अच्छा, पता लगता है कि ये चीज़ें हैं. फिर तुम पढ़ते रहते हो, फिर पूरा सिलेबस कंप्लीट करते हो, कोशिश करते हो उसको रिलेट करने की. फिर उसके बाद जब तुम अच्छे से पढ़ते हो, देन अच्छा यार ये चीज़ें. और एथिक्स में कुछ नहीं है, सिर्फ 100 डेफिनेशन है चीज़ों की, 100 टॉपिक्स हैं, 100 से भी बहुत ज़्यादा बोल रही हूँ. 100 टॉपिक्स हैं जिनको तुम लोगों ने डिवाइड करना. उसके कीवर्ड्स पता होने चाहिए, बार बार हर जगह यूज़ हो जाते हैं वो कीवर्ड्स. और दूसरा है केस स्टडीज़ का एक सेट ऑफ रूल्स हैं उनको फॉलो करने के लिए. ऐसी नहीं जीएस की तरह आपकी केस स्टडीज़ लिखी जाती. केस स्टडीज़ में सबसे पहले क्या आता है जी? Fact or highlight of case. सबसे पहले दैट इज द ओवरव्यू ऑफ द केस. पता है एक ना हमारी एक स्टेटमेंट है, दैट इज योर, सबसे अच्छी हमारी बॉलीवुड में जो एक्ट्रेस है, दैट इज योर, जिसकी स्पीकिंग स्किल सबसे अच्छे हैं, दैट इज योर पीसी, प्रियंका चोपड़ा. एक्सेलेंट. उसका ना एक ट्रिक है बोलने का, कभी भी उसको नोटिस करना. उससे पूछते हैं कि व्हाट इज योर फेवरेट डिश, शी नेवर से दैट कि मेरी भेल पूरी है. कभी सुना उसको? इंडिया हैज़ अ डिवर्स कल्चर एंड इट इज़ अ लैंड ऑफ योर फूड. क्या दिया उसने? बॉर्डर पिक्चर दी. फिर येस, बट माई फेवरेट क्यूजीन इज़ योर भेलपूरी एंड इट इज़ मेड अप ऑफ योर पफ्ड राइस विद लॉट ऑफ चटपटा. है ना, कितना अच्छा लगता है सुनते हुए. एंड दिस इज हाउ योर आंसर शुड गो. लाइक एक ब्रॉडर पिक्चर, जब तुम्हारी केस स्टडी आएगी एक ब्रॉडर पिक्चर डालोगे तुम. क्यों पूछा जा रहा है, क्या है उसका एक ब्रॉडर वर्जन, एक फैक्ट, देन यू राइट अबाउट योर. हाँ जी बताओ जी. Fact or highlight case के बाद. केस स्टडीज के बाद, Number of stakeholders involved. केस स्टडीज में सबसे पहले एक ब्रॉडर पिक्चर, दैट इज योर इंट्रोडक्शन. एंड बहुत ज़बरदस्त जहाँ पे आप ओवरऑल सिनेरियो के बारे में बात कर रहे हो.
ओवरऑल, फिर उसके बाद दैट इज योर स्टेक होल्डर्स. प्लीज राइट डाउन, राइट दिस डाउन, थैंक्स मी लेटर, क्योंकि ये नहीं पता लगता लोगों को. प्लीज राइट इट डाउन. सबसे पहले स्टेक होल्डर्स, और स्टेक होल्डर्स आज से देखने शुरू करो. आज से, जब तुम न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो तभी बोल रही हूँ कि आज से पढ़ना शुरू करो कि अगर एक चोर पकड़ा जा रहा है या एक करप्शन पकड़ी जा रही है किसी कोल डिपार्टमेंट में, तो वहाँ पे स्टेक होल्डर्स कौन कौन से इन्वॉल्व है, किस किस को इफेक्ट हो रहा है उस केस स्टडी का. माइन वर्कर्स फैमिलीज, जो जिन्होंने दिया है, द ऑफिसर्स, द फैमिलीज नियर बाय इनटू दैट विलेज, और विलेज की फैमिली, द एनवायरमेंट रिलेटेड टू इट, जितने भी हमारे हैं जो वहाँ पे एब्स्ट्रैक्टर है, जो कंट्रैक्टर्स हैं जिन्होंने दिया है, और Public and taxpayers. यस टैक्स पेयर्स ऑफ कोर्स, सबसे पहले गवर्नमेंट ऑफ कोर्स, वो भी सबसे पहले. पहले ये स्टेक होल्डर्स देखो कि कौन से हैं, उसके बाद जी. और ये लिखना जरूरी है, आप इसको अवॉइड नहीं कर सकते. देयर इज अ पैटर्न टू राइट योर केस स्टडी. इफ यू आर नॉट राइटिंग योर स्टेक होल्डर्स इन्वॉल्व्ड, देन यू विल नॉट गेट एनी नंबर. हाँ जी, उसके बाद Ethical issues involved. ethical dilemma. यस, दैट इज योर एथिकल डायलेमास इन्वॉल्व्ड. अगर हम लोगों ने एक कोल माइंस के बारे में बात कर रहे हैं, तो क्या एथिकल डायलेमास होंगे? क्या हम लोग उनको एक फ्रेगमेंट ऑफ योर सर्टन थिंग दे रहे हैं कि हाँ जी आप ये एक्सप्लॉयट करो, और एक लिमिट में करना, तो एनवायरनमेंट इज ऑल्सो देयर. हम नहीं करेंगे तो हमारा थर्मल पावर प्लांट नहीं चलेगा, हमारी इलेक्ट्रिसिटी नहीं प्रोड्यूस होगी, हमारी डेवलपमेंट नहीं होगी. ठीक है, और क्या होंगे एथिकल डायलेमास? ये इसकी एक वोकैबुलरी है, इनकी वर्ड्स की 25 वर्ड्स 30 वर्ड्स के अप्रॉक्सीमेटली, एंड यू हैव टू प्रिपेयर दैट. क्या एथिकल वेरी नाइस, वेल डन. क्योंकि मुझे लगता है जिन बच्चों ने आपके एथिक्स की, जब ये आप लोग अटेम्प्ट कर रहे हो अपने, उसके बाद ऑनलाइन, प्लीज़ मैं फिर से बता दूं कि आप लोगों ने अटेंड करना है. आप लोगों को 50 क्वेश्चन मिलेंगे उसके बाद. देन यू हैव टू डिपॉजिट द सबमिट योर असाइनमेंट फॉर द सेम. जिसकी नहीं आई है प्लीज़ करो, तो पता लगेगा कि कैसे लिखना. और वो एथिकल डायलेमास ना एक बार लिखने के बाद बच्चे उसके बारे में अवेयरनेस होती है, तब आप पूरा जीएस पढ़ोगे तब और मज़ा आएगा. दिस इज जस्ट योर की रिपीटेशन ऑफ योर थिंग्स. हाँ जी, और उसके बाद अब जो फोर्थ स्टेप इसमें वो सब आते हैं, ऑप्शन अवेलेबल ऑप्शंस, कोर्स ऑफ एक्शन. यस, देखो अगर वहाँ पे करप्शन हुई है, ज़्यादा एक्सट्रैक्ट हो गया है, कोल माफिया सामने आ गए हैं, तो हमें पता है कि हमें कोल माफिया को रोकना है. बट आपको ना सारे ऑप्शन बताने पड़ेंगे. आप खुद चले जाओगे, एक ये हो सकता है कि मैं अपने सीनियर्स को कंप्लेंट करूं, एक हो सकता है कि मैं विसल ब्लोअर बन जाऊं. आपको सारे ऑप्शंस लिखने पड़ेंगे. यू नो द राइट पाथ, बट आपको सारे लिखने पड़ेंगे. आप अपने इमीडिएट जो आपके ऑफिसर्स हैं उनको इन्फॉर्म करोगे, पर आपको सारे ऑप्शंस बताने पड़ेंगे, चाहे वो सही है कि नहीं है. और बताओगे, उसके बाद ये बताओगे कि कोर्स ऑफ एक्शन क्या होना चाहिए तुम्हारा. फिर उसके बाद बच्चे दैट इज योर कंक्लूजन, एंड दिस इज हाउ यू राइट इट. अगर नंबर लेने हैं 20 में से, अगर आपने सिंपली उसको एक आंसर की तरह जीएस की तरह लिख दिया, सिर्फ आपको 7 या 5 नंबर में से ही नंबर मिलेंगे, 7 और 5. अगर ऐसे लिखोगे देन यू विल गेट योर प्रॉपर 20 मार्क्स में से. दिस इज द कोर्स ऑफ एक्शन यू नीड टू फॉलो इन योर एथिक्स. हाँ जी, उसके बाद देन इज योर ऑप्शनल. हाँ जी, ऑप्शनल किस किस का डिसाइडेड नहीं है एवरीवन? Even if in your first year, second year, third year, it doesn't matter. If you are not clear about your optional, you are into danger. I have to discuss again, man. Shiva and Rishi. For maths, ये मेरा सिलेबस जो है मई तक क्लियर हो रहा है. मई से 8 महीने से पहले सिलेबस खत्म. मैंने सौरभ को डे 1 पे बोला था कि I will reassess. don't get emotional when you are choosing your optional. Please keep that in mind. मैंने ना इसको डे 1 पे बोला था सौरभ को, he has taken your maths option. मुझे पता है कि इसका सिलेबस नहीं पूरा होता, बहुत लेंथी है, इसके मेंटोर्स नहीं मिलते. सबसे बड़ी बात
इसके सबसे बड़ी बात है कि मेंटोर्स नहीं मिलते। आपको ऐसा ऑप्शनल चूज करना पड़ेगा जो मार्केट में चल रहा है, दैट्स अ फैक्ट, ये फैक्ट है। तुम लोगों को ये देखना पड़ेगा कि मार्केट में यार इसके सीनियर्स अवेलेबल हैं क्या, तुम्हारे किसी इमीडिएट बंदे ने किसी ने क्रैक किया है, अगर वो तुम्हें राइट गाइडेंस दे रहा है, उसने पेपर क्लियर किया, उसके बाद गो फॉर इट, अदरवाइज नहीं। और तुम्हें ये PSIR, एंथ्रो, सोशियोलॉजी, पंजाबी लिटरेचर, ये सब्जेक्ट्स के बहुत इजीली मिल जाते हैं लोग। तो प्लीज सेलेक्ट अ नॉर्मल योर ऑप्शनल सब्जेक्ट। एक तो कहते हैं कि इमोशनल कभी मत हो, बिकॉज दे आर जस्ट विजिटर्स, आज है कल नहीं है, आज तुम हाई फील कर रहे हो कल तुम लो फील करोगे, आज लो फील कर रहे हो कल हाई फील करोगे। सो नेवर गेट इमोशनल while choosing your optional, they come and go. How you should choose your optional? सबसे पहली प्रायोरिटी शॉर्ट सिलेबस, बहुत छोटा सा सिलेबस हो यार, पढ़ने के लिए GS में इतना कुछ है, इतना ओवरवेलमिंग है। हाउ मेनी मतलब कि सब्जेक्ट्स आर देयर इनटू योर UPSC? You have history, you have geography, you have polity, science and tech, governance, science and tech, disaster management, agriculture। फिर उसके बाद भी कुछ रह जाए तो फिर हमें रिवीजन करनी होती है, environment, how can we forget that, ठीक है। उसके बाद भी अगर कुछ रह जाए तो आंसर राइटिंग करनी होती है, उसके बाद भी कुछ रह जाए तो PYQs भी करने हैं, इतना कुछ है करने के लिए। अब सिलेबस का भी एक और भार उठा के लेके चलोगे अपने ऊपर तो नहीं। हाँ, पीपल हु आर फ्रॉम योर मेडिकल बैकग्राउंड, जो MBBS करते हैं, उनको हम सीधे बोलते हैं कि MBBS लो, क्योंकि वो सिलेबस इतना ज़्यादा है कि वो ऑलरेडी ग्रेजुएशन में करके आ रहे हैं, और UPSC के लिए वही फिक्स पैटर्न है उनका। अब आप लोगों ने नहीं ये सोचना कि आप लोग MBBS ले लो, वो सिर्फ डॉक्टर MBBS के लिए होता है, ठीक है। तो शॉर्ट सिलेबस इज द की, यू हैव द इंटरेस्ट इन टू इट, एंड बहुत इंपॉर्टेंट, क्या वो ओवरलैपिंग है GS के साथ कि नहीं, ये भी ज़रूर देखना चाहिए। सिर्फ एक ये फ्लॉ आता है थोड़ा सा जो लिटरेचर वाले सब्जेक्ट्स का, थोड़ा सा ये, पर उनका सिलेबस इतना शॉर्ट होता है कि यहाँ पे ये काउंटर कर जाती है चीज़। एंड नेक्स्ट वन इज ये, क्या वो स्कोरिंग है, क्योंकि UPSC एक प्रॉपर आपको लिस्ट देती है कि इतने % लोगों ने इतने में से क्लियर किया है। एंड टेल मी द सक्सेस रेट ऑफ योर मैथ्स। ये UPSC में ना एक चीज़ हिडन है कि मार्किंग कैसे करती है ना ऑप्शनल को लेके, यू कॉल इट एज अ स्केलिंग। कुछ बच्चे पॉलिटी के निकाले, कुछ बच्चे इसके एग्रीकल्चर के निकाले, कुछ बॉटनी, कुछ जोलॉजी, क्योंकि आपके पास 25 सब्जेक्ट्स हैं और 26 ही मेरे ख्याल से आपके ऑप्शनल के सब्जेक्ट्स होते हैं लिटरेचर के। लिटरेचर को मिला के 48 है टोटल। हाँ, कुछ ऐसा हो जाता है, लिखा भी है मेरे ख्याल से, या दैट इज योर 25 सब्जेक्ट्स हमारे हैं और 23 लिटरेचर है, जैसे पंजाबी, हिंदी, इंग्लिश, तमिल, पाली, पता नहीं कौन कौन सी हमारी लिटरेचर सब्जेक्ट्स आते हैं तो बहुत सारे हैं। तो इन सबको आगे आगे पहुंचाना होता है UPSC ने, कि इतने तो निकाले, कम से कम इतने तो निकाले। और इसका ये वाला जो पार है ना, जो स्केलिंग मेथड है, उसको कोई श्योरिटी नहीं है कि वो कैसे निकालता है। स्केलिंग प्लस नॉर्मलाइजेशन, वो पता ही नहीं हमें कि क्या है। तो इसीलिए ऑप्शनल अगर आपने चूज़ नहीं किया तो करो। अब मेरे पास PCS के कुछ बच्चे थे, वो आप लोगों का मेंस लिख के आए थे, अब वो इमीडिएटली UPSC का भी लिख रहे हैं, मेरे साथ जो हैं वो अभी भी लिख रहे हैं, मैं उनको भी अभी गाइड कर रही हूँ, तो वो मेंस लिख रहे हैं। तो पता है इंटरेस्टिंग बात क्या है, वो बोल रहे हैं कि मैडम हमारा तो ऑप्शनल हुआ ही नहीं, हम श्योर नहीं हैं अपने ऑप्शनल के बारे में, हमने आज तक सिलेबस ही नहीं पढ़ा। तो तुम्हें नहीं पता कि तुम्हारा लक कब काम कर जाए, तुम्हारी मेहनत कब सफल हो जाए, कब तुम्हारा तुक्का लग जाए, कब तुम्हारा जय माता दी चल पड़े। तो प्लीज अपना ऑप्शनल तैयार रखना, ये मत होने पाए कि तुम्हें पता ही नहीं तुम्हारे ऑप्शनल में क्या है। और ऐसी कृपा दृष्टि होते हुए मैंने बहुत लोगों पे देखी है। 2026 का जैसे प्रीलिम्स हुआ ना, तो ऐसे से बच्चे भी मेरे पास आए हैं कि हमने तो आज तक वैसे ही दे दिया था जी, हमारा तो श्योर नहीं थे, हमने ऑप्शनल प्रिपेयर नहीं किया, बता दो जी क्या करें। PCS में बहुत सारे बच्चे हैं, हिस्ट्री ऑप्शन लग कर बैठे गए थे, हमारे को हिस्ट्री तो GS की प्रॉपर नहीं आती, बच्चे लिख रहे हैं। तो ये ना होने पाए, रख लो
इंटेलिजेंटली रख लो, ज्यादा भी मत करना पर रख लेना बस। सो इसके अंदर जो मैंने आप लोगों को कहानी सुनाई थी, डॉक्टर हरजिंदर जो कि IAS हैं इस टाइम पे, एंड ही इज इनटू योर लुधियाना, वो डॉक्टर है, उन्होंने मेडिकल साइंसेस अपना ऑप्शनल रखा। अब मेडिकल साइंसेस में हमने उनको क्या पढ़ाना था, हमने कहा बहुत बढ़िया, ये ऑप्शनल है, बहुत अच्छा है। हम जनरली बच्चों को ये बोलते थे ऑप्शनल बहुत बढ़िया, आप रख लो। वो ऑप्शनल लेने के लिए चले गए और वहाँ पे 8 क्वेश्चन आए और उन्होंने सारे अटेम्प्ट करने शुरू कर दिए। पेपर पूरा नहीं हुआ एंड ही कुडंट मेक आउट इनटू हिज फर्स्ट। तभी मैंने बताया उनका पूरा 1 साल वेस्ट हुआ और उसको बाद में आके पता लगा कि भैया यहाँ तो सारे क्वेश्चन करने ही नहीं होते ऑप्शनल में। एंड प्लीज दैट इज अ मोमेंट कि मुझे इतना लगा कि ओहो, मैंने इनको ये क्यों नहीं बोला कि कम से कम PYQ भी देख जाओ। हमें ऐसे कॉन्फिडेंट, मैं भी हमले इतने ओवर कॉन्फिडेंट हो गए, वो मेरे खुद के मतलब कि मेरे बेस्ट फ्रेंड के आगे फ्रेंड है, वो भी उसके भी बेस्ट फ्रेंड है, तो हमें मुझे इतना बुरा लगा कंसर्निंग कि यार मैंने इसको क्यों नहीं बोला कि एक बार तो पढ़ जाए यार कि PYQ। कहते पैमल तुम लोगों ने मुझे GS का इतना अच्छा गाइड किया, पर मेरे को ऐसा लगा कि यार ऑप्शनल तो मैं कर ही लूँगा। एंड अनफॉर्चुनेटली उसने ये ज़रूर देखा कि क्वेश्चन कैसे कैसे पूछ रहे हैं, बट ये नहीं देखा कि क्वेश्चन एक्चुअली सारे कंपल्सरी होते ही नहीं अटेम्प्ट करने वाले। आपको GS आपके ऑप्शनल के पेपर के अंदर सेक्शन A और B 1 2 3 4 1 5 6 7 8 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। यहाँ पे फर्स्ट और फिफ्थ बच्चे कंपल्सरी होते हैं। यहाँ पे पार्ट्स ऑफ क्वेश्चन भी हो सकते हैं, जैसे कि पंजाबी में मेरे ख्याल से 5 पार्ट होते हैं, 6 पार्ट होते हैं, ये कंपल्सरी होते हैं अटेम्प्ट करने 1 एंड 5th। और उसके बाद हमारे को बच्चे टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 5 अटेम्प्ट करने होते हैं, टोटल 5। तो ये तो हो गए, अब 3 करने, एक में से ही आपको तीनों नहीं करने, एटलीस्ट एक में से एक क्वेश्चन तो उठाना है एक सेक्शन में से। आउट ऑफ 2 4 3 4 5 7 8 एक क्वेश्चन आपको हर एक सेक्शन में से अटेम्प्ट करना है। जो 5th पार्ट है हम लोगों का, 5th क्वेश्चन है आपका, वो कहीं से भी आप उठा सकते हो, दैट इज मैंडेटरी। तो ऐसा कभी मत करो कि पैटर्न ना पता हो। किसी भी सब्जेक्ट को, किसी भी ऑप्शनल को पढ़ने से पहले उन चीज़ों को समझो। हो सकता है आज आप UPSC की तैयारी कर रहे हो, आपकी एज जो लेटर स्टेज में पढ़ रहे हैं आपकी ओवर हो जाए, तो आप किसी स्टेट को टारगेट कर रहे हो, आपको स्टेट के PYQs देखने पड़ेंगे इन डिटेल कि कैसे पूछा जाता है, और एटलीस्ट फॉर योर लास्ट 3 to 4 years, क्योंकि पैटर्न कई बार चेंज भी होते रहते हैं। सो हमेशा पैटर्न को समझो। आज करवाया है, ये वैपोरेशन की तरह उड़ जाता है, तो बार बार इसको पढ़ना, बार बार इसको देखो, समझो, अच्छा यार ये है, क्योंकि पढ़ते 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 हमारा ये वाला पार्ट कई बार डिल्यूट हो जाता है। तो आई विल मेक श्योर कि मैं इसी क्लास में आप लोगों की ओरिएंटेशन लूँ। पहले मैं लेती थी, फिर मुझे ऐसा लगता था कि यार एंगेजमेंट कम है, तो मैंने संडे को रखा, पर मैं मंडे ही रखा करूँगी, ताकि आप लोगों को पता लगे कि ये बहुत ज़रूरी होता है। ये एक छोटा स्पार्क होता है जो कैटलिस्ट की तरह बिहेव करता है आपके लिए। दिस इज कैटलिस्ट इन योर प्रिपरेशन, जहाँ पे तुम्हें समझ में आती हैं चीज़ें। प्लीज़ अपने माइक्स ऑफ कर लीजिए बच्चे, माइक्स ऑफ कर लीजिए बच्चे। अमृतपाल सिंह जी, हाँ जी। सो जो बच्चे हमारे सबसे हाईएस्ट स्कोर वाले लोग हैं, जो एक्चुअली में अपने आप को एम करते हैं कि मैंने रैंक 1 लेना, मेरे को इससे नीचे चाहिए ही नहीं, आई अप्रिशिएट, रखना भी चाहिए, यही रखना चाहिए। उसके लिए बच्चे सबसे पहले एथिक्स, उसके बाद देन इज योर ऑप्शनल। GS कितने मार्क्स का बताया आप लोगों ने? दैट इज योर 1000। ऑप्शनल कितने का है? 500। व्हाट इज द रेशियो?
and how much you time you are dedicating it to? मेरा तो आधा जा रहा है मैम ऑप्शनल ऑलमोस्ट हाफ ही जाता है। जाना चाहिए, जाना चाहिए, ये पैटर्न जाना चाहिए। और क्योंकि हमें इसको पढ़ते भी ना कुछ मंथ्स के लिए हैं, तो इट शुड बी लाइक दिस कि अगर आप एक दिन में 8 घंटे कर रहे हो, डिवाइड कर रहे हो, तो इट शुड बी 2x + 1x, मतलब कि 3x से डिवाइड कर दो 2.6 समथिंग, और उसके बाद देख लो जी 5 घंटे समथिंग यहाँ पे और आपके 3 घंटे यहाँ पे। ये तुम्हारा पैटर्न होना चाहिए पढ़ने का। बिकॉज टाइम भी दिसंबर तक ही है सब। यस, दिसंबर तक ही होता है, उसके बाद जनवरी में नोटिफिकेशन विल बी आउट, यू विल बी इनटू द पैनिक, प्रीलिम्स प्रीलिम्स प्रीलिम्स। पर मैं आज ही बोलती हूँ कि प्रीलिम्स इतना क्रूशियल हो चुका है, मेंस आप लोगों को हम लोग बहुत अच्छे से करा रहे हैं, पर प्रीलिम्स को भी नॉन सीरियसली मत लेना। प्रीलिम्स के ऊपर बहुत एग्रेसिव रहना, बहुत सारे एमसीक्यूज करो, मतलब कि ऐसे करो कि भाई इसके ऊपर तो इससे बाहर क्वेश्चन आ ही नहीं सकते, इतना पढ़ दो। एक टॉपिक के ऊपर तुम्हारे कम से कम 100-200 तुम्हारे एमसीक्यूज हो, और तुम्हारा पैटर्न बहुत अच्छा चल रहा है, जो तुम हफ्ते में पढ़ते हो यू गेट एन सेम, आपको उसी क्वेश्चन के ऊपर आपको वीकली टेस्ट मिल रहा है। इस बार हम लोगों ने पढ़ा सेंटर स्टेट रिलेशन के कुछ टॉपिक्स, पता लगे तुम्हें कि क्या मिस आउट हुए हैं मुझसे, मैं इंसान हूँ, मुझसे भी हो सकते हैं कुछ मिस, क्योंकि थर्ड पर्सन प्रिपेयर कर रहा है, तो वहां से देखो कि ये मेरी चीजें मिस आउट हुई हैं, मुझे इनको काउंटर करना है, एंड दैट इज द बेस्ट थिंग यू कैन डू। सो ऐसे ऑप्शनल और ठीक है, एसे ऑप्शन सॉरी एथिक्स ऑप्शनल एंड योर एसे बच्चे, ये इनके ऊपर फोकस ज़रूर करना। जीएस तो बच्चे है ही, जीएस का सिलेबस इतना वास्ट है, पढ़ने में इतना मज़ा आता है, ओवरऑल इतना इंटरेस्टिंग है हम लोगों का जीएस कि आपका ना रिदम बन ही जाता है। मैम जिਵੇਂ ਹੁਣ ਟਾਈਮ ਹੈਗਾ ਲਾਈਕ ਫॉर ਨੈਕਸਟ 4 or 5 months ਲਾਈਕ ਵੀ ਕੈਨ ਰੀਡ ਐਸੇਜ਼, ਮਤਲਬ ਕੀ ਸੋਰਸ ਲਾਈਕ ਯੂ ਰਿਕਮੈਂਡ ਫॉर ਐਸੇਜ਼? इसकी रीडिंग करना चाहते हो, रीडिंग करना चाहते हो? ਯੈਸ ਮੈਮ, ਮੈਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਬੇਸਿਕ ਟੌਪਿਕਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਸਿਕ ਨੌਲੇਜ ਤਾਂ ਹੋ ਗਈ। हम लोगों ने ना फ्राइडे को कौन सा टॉपिक किया था, दैट वाज योर यूसीसी। यूसीसी पढ़ा हम लोगों ने, इसके बाद हमने हिंदू कोड बिल पढ़ा, उससे पहले हम लोगों ने सती प्रथा पढ़ा था, उससे पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा था, अर्ली वैदिक पीरियड पढ़ा था हिस्ट्री में। ये कहाँ से उठाया, ये कहीं से नहीं उठाया है, ये सोचने से आया, ये मतलब कि ना प्रोसेस करना पड़ा कि यार क्या होगा, यार कहाँ से, यहाँ पे वुमेन राइट्स के बारे में बात हो रही है तो कहाँ से। और इंटरनेशनली 8 मार्च इज़ द ऑल्सो द वन जो हम यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, है ना, दैट इज़ योर इंटरनेशनल वुमेन डे। धीरे धीरे तुम पढ़ोगे ना तो तुम्हारी बास्केट तैयार होगी। जीएस का कोई पर्टिकुलर सोर्स नहीं, सॉरी जीएस एसे का कोई पर्टिकुलर सोर्स तो नहीं है, बट ये विद टाइम आता है। बट येस, आई कैन सजेस्ट यू लाइक 3 things for your essay. Number 1, the Bible is your toppers answer copies. The Bible तुम पढ़ो, कंपैरिजन नहीं करना, पढ़ के देखो हाँ अच्छा इसलिए इसको नंबर मिले हैं, अच्छा ओके ऐसे लिखते हैं, मतलब ये सिर्फ रीड करो, मज़े लो कि यार अच्छा ये टॉपिक है तो इसको ऐसे अटेम्प्ट किया जाता है, कि ऐसा नहीं है जो रिसर्च वाला टॉपिक है या फिर पावर इज़ अ डबल स्क्वाड, जो हमारी बहुत सारी ऐसी आपकी कोटेशंस आती हैं। एक थी आपकी कोटेशन दैट वाज योर एवरी पावर कम्स विद द रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो इसको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, पॉलिटी, एथिक्स, हर एक इन्वायरमेंट, हर एक जगह पे अटैच होगा, एक टॉपर करेगा, तब तुम्हें पता लगेगा अच्छा यार ऐसा तो कुछ नहीं है कि इस कोट को एक्सप्लेन करना था, इसको तो जीएस का ही कंटेंट डालना था। तुम्हें कॉन्फिडेंस मिलता है, दैट इज फ्रॉम योर टॉपर्स कॉपी। Number 2 is your read good books, good novels.
ये तुम्हारे जीएस में भी बहुत काम आता है। तुम जब अपने जीएस से बोर हो जाते हो ना कि मैम एक ही बुक दोबारा पढ़नी है, अच्छा मैम फिर से लक्ष्मीकांत पढ़नी है, फिर से एलबीएम पढ़ने हैं, तो बोर्डम के आगे ही जीत है। अगर तुम लोगों को एडिशनल कुछ पढ़ना है तो तुम ये फॉलो कर सकते हो, पर पढ़नी पॉलिटी लक्ष्मीकांत और लर्न बाय मैप्स में से ही है। कुछ और पढ़ने का दिल करता है, किताबें नहीं खरीदने का दिल करता है, ये बेसिक ह्यूमन नेचर है, तो ऐसी बुक्स खरीदो। यहाँ से तुम्हें ना एक सोच मिलती है, ओ फिक्शन, साइंस फिक्शन, कुछ ऐसी बुक्स, क्या लिखते कैसे हैं वो लोग, हम कैसे क्या लिख सकते हैं, हम क्या इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं, विच आर द बेस्ट सेलिंग ऑथर्स आज की डेट में, तुम्हें पता लगता है चीज़ों के बारे में। एंड बच्चे हमारे एस्से के लिए ना एक कंटेम्प्रेरी एसेस के लिए ओवरऑल एक जर्नल बुक आती है जिसका आज की डेट में रेलेवेंस बहुत कम हो गया है, बट ABC कंटेम्प्रेरी एसेस करके बुक्स आती हैं जिसमें आपके वुमेन, AI, एजुकेशन, टेररिज्म, नक्सलिज्म के ऊपर आपको एक बेसिक कंटेंट मिल जाएगा रीड करने के लिए। बट अगेन ये सिर्फ एक सोर्स बताया, आप लोगों के क्लासेस डेफिनेटली लगेंगी इससे, कि ऐसा नहीं है कि नहीं लगेंगी, बट दीज आर द सोर्सेज। एनी बुक जहाँ पे एक आपका ना कन्वेंशनल एक नॉर्मल टॉपिक्स आपके कवर अप हो रहे हैं, ये ना आपको इसमें भी काम आ जाएंगे। इंग्लिश का जो आपका पोर्शन आता है ना, इंग्लिश का जो पेपर होता है वहाँ पे भी बच्चे ऐसे का क्वेश्चन पूछा जाता, वो 15 मार्क्स का होता, तो वहाँ पे भी काम आ जाएगा ये कि नॉर्मल ऐसे कैसे लिखने होते हैं बच्चों वाले, क्योंकि वो बच्चों वाले ही लिखने होते हैं, वहाँ पे जीएस नहीं लिखना होता। मैम अभी तो सिर्फ कोर्स ही आए थे मैम, एक ही लाइन लिखी होती है ऐसे की। हाँ वो भाई 2023 में आया वही था मैं ना, बता, मैथमेटिक्स इज द म्यूजिक ऑफ रीजन। हाँ मैथमेटिक्स इज अ म्यूजिक ऑफ अ रीजन। दो तभी महीने मैंने का बोला किसी का कि question नहीं हुआ था। बिल्कुल भी हाथ नहीं लगाना अपने PYQs को मेंस के, अगर आप बिल्कुल बिगनर हो। हाथ जोड़ के प्रार्थना है, क्योंकि मैंने ना लास्ट टू लास्ट टाइम भी आप लोगों को BNSS के अच्छे लेवल ऑफ क्वेश्चन दिए थे, तो आप लोग ऐसे थोड़ी देर के लिए हिल गए थे। ज़रूर हिलना ज़रूरी भी है थोड़ा सा कभी कभी, डेफिनेटली, पर आप लोग नॉर्मल भी तो लिखो, वैसे क्वेश्चन भी आएंगे पर नॉर्मल आएंगे, पर आप नॉर्मल लिखो, उसके बाद बच्चे ये ओवर द टाइम इवॉल्व हुआ जाता है। अब मैं एक बच्चा है जिसको बेचारे को भी क्रॉलिंग में नहीं आती, अगर मैं उसको बोलूँ स्कीन करने के लिए, पहले मुझे उसको सिखाना पड़ेगा ना क्रॉलिंग कैसे होती है, चलते कैसे हैं, भागते कैसे हैं, फिर उसके बाद स्कीविंग होएगी। तो पहले नहीं करनी तो वो PYQs वो चीज़ है। यस PYQs प्रीलिम्स के लिए ज़रूर करो, मेंस के लिए आप एक बेसिक कंटेंट पढ़ो, सिर्फ बेसिक पुराने PYQs पढ़ लो थोड़े से, ठीक है। और अगर आप पढ़ रहे हो तो बस डरना मत, जिसमें डरने ये है कि मैं तो ठोस हूँ, कोई भी आए कुछ भी बोल जाए, मैं तो मजबूत हूँ, तो फिर तुम पढ़ लेना बहुत बच्चे हैं भी ऐसे जो लिख रहे हैं वो ठोस हैं So this is all for your guys, that is your pattern of the exam. इंटरव्यूज़ के लिए आप लोगों के लिए GD रखी जाती है, प्लीज़ कम एंड पार्टिसिपेट। मैं ओवरनाइट ना तुम्हारी पर्सनालिटी चेंज नहीं कर पाऊंगी। मैंने GD के अंदर बहुत सारे बच्चों को बोलने के लिए बोला था पिछली बार, भाग्य स्टार्ट लीविंग योर जूम सेशन, जूम लिंक। आज भाग जाओगे, कल जब तुम्हारा मेंस लिखना होगा तुम उस टाइम पे कुछ नहीं लिख पाओगे। अगर तुम बोल नहीं सकते तुम मेंस भी नहीं लिख पाओगे, मैं तुम्हें लिख के दे रही हूँ। यू हैव टू लर्न हाउ टू स्पीक। बहुत इम्प्रूव होती है, तुम्हारे सोशल स्किल्स बहुत इम्प्रूव होते हैं कि कैसे बात करनी है। तुम भागते हो उस चीज़ से, मत भागो बच्चों। ये पहला बैच है जहाँ पे मैंने GD में बच्चों को भागते हुए देखा, नहीं तो उससे पहले भाग के बच्चे यहाँ आते हैं। मैं मेरी क्लास थी पर मैं फिर भी आ गया Starting of the answer is like very easy, but ending is very difficult. यस एंड सो विद योर आंसर्स। आप लोगों को लगता है जब आप लिखते हो
कंक्लूजन लिखना मुश्किल होता बहुत सारी एबिलिटीज़। अगर आप अपने आप को, मैंने पहले बताया, स्कूल जाते हो आप लोग, स्कूल जाते हो, कॉलेजेस जाते हो, आपने अपनी बेसिक एजुकेशन पे कितने पैसे लगाए हैं? 10 लाख तो बहुत ज़्यादा है, बस 10 लाख के आसपास लगाया होगा, या 15 लाख में भी। अब बहुत हाई IIM से पढ़े हो तो 20 लाख। पर क्या वो आपको लाइफ स्किल्स देते हैं? नहीं, लाइफ स्किल्स नहीं देते। लाइफ स्किल्स तुम्हें खुद सीखने पड़ते हैं, एंड आई एम रेडी टू गिव यू वन, बट बी रेडी टू कम इन टू द क्लास। मेरी सबसे बड़ी मेरी कमज़ोरी क्या है? मैं किसी को अप्रिशिएट नहीं कर पाती बहुत जल्दी जल्दी। मुझे ऐसा लगता है मैं किसी को अप्रिशिएट करूँगी ना तो वो यार मेहनत करना बंद कर देगा। मेरी ये प्रॉब्लम है, मैं कभी किसी को नहीं करती, पर मुझे पता है कि मेरे बच्चे मेहनत कर रहे हैं। आई एम सॉरी इफ आई एम नॉट डूइंग दैट, बट मैं चाहती हूँ। एक होता ना कोच होता है रगड़ रगड़ के साफ करता है, मैं वो स्टील बार वूल घसीट घसीट के साफ कर रही हूँ तुम लोगों को। आई नो समटाइम्स आई डोंट अप्रिशिएट, बट आई एम रिकॉग्नाइजिंग दैट। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप लोग इस चीज़ को समझो कि आपको लाइफ स्किल सीखने क्या है। यूपीएससी तुम्हें बस यही सिखाता है, यूपीएससी बस यही सिखाता है। मैं कल दिन को अब छोटा सा एकेडमी चला रही हूँ। आई एम वेरी फॉर्चुनेट यार, इतने लोगों की फैमिली चल रही हैं। आई एम वेरी फॉर्चुनेट कि कल दिन को ना मुझे किसी भी फील्ड में जाना होता है ना, मुझे किसी चीज़ में भी जाना होता है तो मुझे पहले ही सब कुछ पता होता है। यूपीएससी की तैयारी तुम्हें वो देती है। मेरे हस्बैंड कहते यार मैंने ना मेरे सर हैं वो शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, तो कहते यार निफ्टी में डालते हैं वो ना 10 लाख रुपए और कमाते हैं। मैंने कहा यार बड़ा सही प्रोजेक्ट है। कहते मुझे पता है निफ्टी क्या है। मैंने कहा यार कमाल है। मैंने कहा इकोनॉमिक्स पढ़ी है हम लोगों ने, हमें पता है निफ्टी क्या है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज क्या है, शेयर क्या है, इक्विटी क्या है। अरे आम इंसान को पता ही नहीं होता, यूपीएससी वाले को पता होता है। एनपी क्या होते हैं, बैड लोन्स क्या होते हैं, ज्योग्राफी क्या होती है, हमें सब पता होते हैं। हर इंसान यूपीएससी जिसने अच्छे से पढ़ा होता है उससे ज़रूर डरता है, बिकॉज दैट गिव यू अ वन एबिलिटी जो ना अपने आप में ही आप लोगों को बहुत अपलिफ्ट कर जाता है। मैंने कहाँ पढ़ी इकोनॉमिक्स, मैंने कहाँ शेयर मार्केट में इन्वेस्ट किया, बट आई नो एवरीथिंग अबाउट निफ्टी। आई नो एवरीथिंग अबाउट कि बुल्स क्या होता है, शेयर्स क्या होता है, बियर क्या होता है। आई नो दैट। किसी एक ना बिलियनियर के घर के बाहर ना वो लगा हुआ था, घर के आगे उसने बुल्स लगाया हुआ था और बहुत मैसिव बुल। कहते यार ये क्या है। मैंने कहा ये ना एक्चुअली में मुझे लगता है इसने स्टॉक एक्सचेंज से ना बनाया होगा घर। और जब हमने उसकी पूरी ऑटोबायोग्राफी वगैरह देखी वीडियो पे ना, मैं और मेरे हस्बैंड देख रहे थे, कहते हाँ यार सच में इसने बुल से ही अपना घर, इतना बड़ा घर बनाया। ये एबिलिटी होती है जो यूपीएससी वाले को मिलती है, आम इंसान को नहीं मिलती। बट कंडीशन ये है तुम्हें दिल से तैयारी करनी पड़ेगी, दिल से तैयारी करनी पड़ेगी। एंड सबसे जरूरी चीज, प्लीज राइट डाउन योर वाई यू वांट टू बिकम अ सिविल सर्वेंट। अगर तुम इसलिए आए हो कि तुम्हारे चाचा जी, भतीजा जी, तुम्हारे नाना जी, तुम्हारे पापा जी ने ये बोल दिया कि तुम एक ब्राइट स्टूडेंट हो, तुम्हें किसी ने ये बोल दिया और तुम इसलिए आ रहे हो सिविल सर्विसेज में, सिर्फ इसलिए आ रहे हो, तो तुम कभी यूपीएससी नहीं क्लियर कर सकते। यू हैव 20-40 सब्जेक्ट्स, यू हैव सो मेनी ओवरवेलमिंग थिंग्स आर देयर। एक पॉइंट ऑफ टाइम आता है जब यू ब्रेक डाउन, आएगा, हर किसी का आएगा, हर किसी इंसान का ही ब्रेक थ्रू आएगा। बोलेगा यार नहीं यार मेरे बस की नहीं, मैं जा रहा हूँ। मैंने भी बोला ना, मेरा भी आया था, मैंने भी बोला, मेरा एक बार ही नहीं पता नहीं कितनी बार आया, और सब इंसानों का बहुत बार आता है कि यार नहीं यार ये बस की नहीं है। हर किसी का आता है वो ब्रेक थ्रू, आता है कि यार नहीं करना यार नहीं है। पर अगर तुम्हारे चाचा भतीजा जी के कहने पे आए हो ना तुम, तो तुम यूपीएससी की तैयारी नहीं कर पाओगे जब तक उसकी मोटिवेशन बहुत ज़्यादा स्पेशल हो। क्यों करना चाहते हो, दैट शुड बी योर प्रायोरिटी। क्यों करना है, ये इसलिए नहीं करना कि किसी को दिखाना है तो करना है, नहीं, वो भी नहीं है। तुम्हारा कॉज बहुत नोबल और हम्बल होना चाहिए। करना है यार क्योंकि यार देश के लिए कुछ करना है, तब तुम जाके तुम्हारा पर्पस ऑफ द लाइफ जब तुम्हारा स्ट्रांग होता है उसके बाद ही तुम चीज़ें अचीव कर पाते हो। एंड 101% सक्सेस गारंटी मैं दे रही हूँ।
आई विल गिव यू। अगर तुम 100% दे रहे हो, मैं 101% तुम्हें गारंटी देती हूँ कि तुम्हारा पेपर मैं क्लियर कराऊंगी। 100% होता है जब तुम्हारा मन नहीं कर रहा पढ़ने को। 100% क्या होता है, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। जब मैं तुम्हें बोलूँगी कि भाई बच्चे ये ना 10 बार ये पढ़ना है, ये DPSP लिख के जाने हैं, तुम लोगों ने ऐसे नहीं जाना है, तुम भाग जाते हो, तुम लर्न नहीं करते, तो वहीं समझो कि तुम्हारा एक स्टेप तुम पीछे जा रहे हो। और जब मैं तुम्हें बोल रही हूँ कुछ लिखने के लिए, तुम वहाँ से एडिशनल 2 चीज़ें और लिख के जा रहे हो, देन इट इज़ योर 100%। मैं तुम्हें बता रही हूँ कि ह्यूमन एक ना साइकी के अंदर एक चीज़ है, दैट इज़ योर SOS। बड़ी इंटरेस्टिंग है ये कंसेप्ट समझना। अगर तुम ये समझ गए तो तुम्हारा ये जो तुम्हारा क्वेश्चन है ना 100% की कैसे करना है वो समझ जाओगे। SOS क्या होता है, दैट इज़ योर शाइनी ऑब्जेक्ट सिंड्रोम। कोई नीच चीज़ दिखाई देती ना, UPSC यार तैयारी यार वाह मज़ा आ गया, ये करते हैं। फिर उसके बाद स्टार्टिंग में बड़ा अच्छा लगता है, किसी को पता है UPSC की तैयारी कर रहा हूँ, तमीज़ से रह, तुझे पता है ये ऐसा है ये ऐसा है। फिर जब इतना सब्जेक्ट होगा, जब इतनी डिमोटिवेशन आएगी, प्रीलिम्स क्रैक नहीं होगा, बहुत सारे ब्रेक थ्रूज आएंगे, फिर तुम्हें ऐसा लगेगा चलो यार छोड़ो यार ये कहाँ फंस गए, चलो नई चीज़ देखते हैं। फिर तुम गिटार बजाओगे कि यार मैं रॉक स्टार बन सकता हूँ, मुझे किसी ने कॉम्प्लीमेंट दिया, लेट्स डू इट, रॉक स्टार बनता हूँ। तुम रॉक स्टार करने लगोगे। रॉक स्टार बनना इतना आसान है, वहाँ पे भी बहुत मुश्किल है। फिर तुम उससे बोर होगे, फिर तुम एक और नई चीज़ पकड़ोगे, फिर तुम आर्टिस्ट बनने की कोशिश करोगे, तुम सिंगर बनने की कोशिश, पता नहीं क्या क्या बनने की कोशिश करोगे। पर नहीं, ये लेजर वैली को जब तुम तोड़ोगे और एक ही चीज़ बार बार साइकिल में करते रहोगे, सिर्फ बच्चे GS ना, सिर्फ GS सिर्फ 50 बार रीड करना है। अब किसी ने मुझे ये पूछा ना, हाउ इज इट पॉसिबल, कोई पूछना चाहता है हाउ इज इट पॉसिबल, यू हैव टू मेक इट पॉसिबल। मुझे नहीं पता कैसे, यू हैव टू मेक इट। जितनी जल्दी करोगे उतनी जल्दी पेपर क्लियर होगा। मैं पॉलिटिक पढ़ा रही हूँ, तुम घर से क्यों नहीं 3 बार 4 बार ही पढ़ के आते हैं? तुम्हारे पास LBM है, 4 बार पढ़ो। जिनके पास है 4 बार पढ़ो, और उससे बहुत आराम से पढ़ सकते हो तुम लोग। तुम क्या कोशिश करते हो, इवनिंग में इन्वायरमेंट करा रही हूँ, वहाँ पे मैं बच्चों को बोल रही हूँ कि यार नोट्स बनाने खुद के, क्योंकि जब तुम खुद लिखते हो तुम्हारे सबकॉन्शियस माइंड में कहीं ना कहीं तो स्टोर हो रही है वो चीज़। और जब तुम ये 50 बार चीज़ें पढ़ते हो तो तुम्हें ना एक मोक्ष प्राप्ति होती है, एक मोक्ष प्राप्ति होती है। तुम एक जैसे पहाड़ के ऊपर जाके एक साधु संत बन जाते हो। तुम्हें क्वेश्चन नहीं भी पढ़ा होता तब भी तुम्हें आंसर आता है। यू नो, दिस इज एक्चुअली अ वे कि कैसे UPSC टॉपर कोई बन रहा है। उसको एक बार ही चीज़ें पढ़ेंगी तो नहीं याद रहेगा, 50 बार पढ़ोगे तब भी नहीं याद रहेगा, उसको 100% तब भी नहीं आएगा। पर उसको यकीन है कि मैं 50 बार जो पढ़ के गया हूँ उससे मेरे को इतनी नॉलेज हो गई है कि मैं ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। ये तब होता है बच्चे जब हम लोग ना 50 बार चीज़ों को रीड करेंगे, एंड वी विल नॉट थिंक यार बोरिंग हो रहा है, क्योंकि दैट यू विल हिट द वॉल वन डे। अगर तुमने इतना नहीं किया, यू हैव टू ईदर क्लाइंब द वॉल, ब्रेक द वॉल, और गो beneath the wall, but you have to go through that wall, and that wall is your boredom to read the same content 50 times. आप मेरे साथ 2 बार ही पॉलिटी लगाओ, मेरे साथ 2 बार इन्वायरमेंट, इसलिए बोलती हूँ प्रिपरेशन को ना 2 साल तो चाहिए होता है टू बी जेन्युइन ऑन नोट। मुझे भी सिलेबस कराते हुए टाइम लगता है, एंड यू हैव टू गिव मी 2 years गुड। अगर तुम लोग चाहते हो कि नहीं 1 साल में ही करना है तो जाओ अपने आप मैनेज करो ये 50 बार ही रीडिंग करनी, एंड यू कैन डू इट। एक बार तुम्हें 2 महीने लगेंगे एक सब्जेक्ट पढ़ने के लिए, मेरे साथ पॉलिटी, नेक्स्ट टाइम इट विल टेक यू ओनली 10 days टू रीड दैट सब्जेक्ट। लगेंगे 10 दिन, सिर्फ 10 दिन। हमने रीड करना, लर्न नहीं करना। वहाँ पे किसी ने परफेक्शन सिंड्रोम में नहीं फंसना, किसी ने SOS में नहीं फंसना। परफेक्शन कुछ नहीं है कि यार ये जब तक पूरा नहीं ना अच्छे से होता तब तक मैं करता रहूँगा, नहीं।
that is not about doing the syllabus till your September, till your December. You have to read your syllabus again and again and again and again and again. Doesn't matter कि लर्न हो रहा है कि नहीं हो रहा, जब तुम करते रहोगे. आज की डेट में पॉलिटी का कुछ ऐसे सवाल होता है जो हमें नहीं भी मैंने नहीं डायरेक्टली पढ़ा होता, बट हम लोग फिर भी उसको ठीक कर देते हैं. क्यों? इतना मतलब कि ब्रॉड बेस हो चुका है, मेरा माउंटेन इतना बड़ा हो चुका है कि मैं कोई भी डिफिकल्ट से डिफिकल्ट क्वेश्चन आराम से सॉल्व कर सकती हूँ. इट इज़ नॉट द इन केस ऑफ हिस्ट्री, क्योंकि मैंने हिस्ट्री पढ़ा ही नहीं आज तक कभी बहुत अच्छे से. जेन्युइनली बता रही हूँ, मैंने आज तक कभी हिस्ट्री अच्छे से पढ़ा ही नहीं. तो मेरा सबसे बड़ा फियर जो है दैट इज़ योर हिस्ट्री. मेरे लिए क्यों नहीं है बाकी सब्जेक्ट्स, क्योंकि मैंने बहुत बार पढ़ लिए. इकोनॉमिक्स इज़ माई फेवरेट, मैं रोज़ पढ़ती हूँ, रोज़ मुझे मज़ा आता है पढ़ने में ये चीज़ें. तो तुम लोगों को प्लीज़ इतना याद रखना है कि 100% तब होगा जब ये 50 बार रीडिंग करोगे विदाउट एनीथिंग, विदाउट थिंकिंग कि कैसे होगा ये. सो दिस इज़ ऑल फ्रॉम माई साइड. अगर आप लोगों को कोई डाउट है तो पूछो. कुछ और डाउट? नेक्स्ट टाइम ना आई विल टेक दिस क्लास नेक्स्ट मंडे, दैट इज़ हाउ टू कंट्रोल द सेल्फ डाउट. किसी को आता है? किसी को है कोई सेल्फ डाउट? झूठ बोल रहे हो. सेल्फ डाउट था हमारा कुछ भी नहीं होता है. ये अगर आप ये बोल रहे हो ना यूपीएससी की तैयारी में तुम्हें सेल्फ डाउट नहीं आता, एवरी सेकंड डे आता. एवरी सेकंड डे यू विल फेस दिस. I will take up this sheet on your next Monday. I will take. ये सेल्फ डाउट क्या है? कहते सेल्फ डाउट ना बड़ा अच्छा है. कहते अगर हम सेल्फ डाउट ना करते और डायनासोर के सामने जाके खड़े हो जाते कि हम इसको भी मार डालेंगे, कोई इशू नहीं, हमारे में इतनी ताकत है, ठंड में स्वेटर नहीं डाल रहे तो मर जाएंगे हम लोग. कहते कुछ सेल्फ डाउट तो कंपल्सरी है, कुछ सेल्फ डाउट ऑब्वियसली पेरेंट्स हमारे बहुत अच्छे के लिए करते हैं, बट कुछ सेल्फ डाउट हमें हमारे पेरेंट्स से भी मिलता, हमारे टीचर से मिलता. और वही टीचर जहाँ पे तुम लोग स्कूल से ग्रेजुएशन तक करके आए हो वो भी डालते हैं तुम्हारे दिमाग में. ऐसे कोई होता है ये? तुम्हें लगता है ये चीज़ तो ऐसे ही होती है. ये चीज़ें तुम्हारी सेल्फ डाउट तुम्हारे टीचर्स कई बार डालते हैं अनइंटेंशनली. वो तुम्हारा बुरा नहीं चाहते, उनके अंदर भी यही फीडिंग हुई है, पर तुम्हें उस चीज़ को डिवायर करना. सो वी विल टेक दिस ऑन योर मंडे. आप लोगों को कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो. देन वी विल स्टार्ट योर पॉलिटी क्लास. I don't have a doubt, but it's more like a kind हाँ. of proposal. Like just like you organize those ED sessions, can we have one class for class of ideas where we can discuss some innovative ideas of like that is like it will definitely reflect in our बस 2 मिनट and in GS and बैठ जा, कोई बात नहीं, 2 मिनट तक है. GS perspective and in essay, ethics. हाँ, वी कैन, नो प्रॉब्लम. It might be weekly or Hmm. monthly. Any What is the purpose for that? because that will enhance Example. our Give me one example, one idea that can help everyone out here. okay. So recently that I found देना ज़रा इनको माइक देना, सौरभ जी को. So last week I was सभी reading, आइडियाज देख लो, सुन लो. I was reading some case studies based on ethics and ethical approach, but I found that like solutions are already existing, but the ground implementation are not that much effective. Like we have some solutions in rural areas for rural development, like social auditing, accountability and transparency kind of a things. But these things are already there. Tech like e-governance is already there, but it's not working effectively. So how can we like make it more efficient or like more proficient? Like thinking beneath the solutions that we have like right now.
Give me one example. So जैसे there is one common thing in public governance, that is like pendencies of public projects. If anyone is proposing that this will be done by 2030, 2028, but the real implementation or the finishing line touches 2035. So can we do something like penalization over deadlines, and that penalization can be utilized in broad public utilizations? Let me give one recent example as well. So like I was listening a speech of PM Modi. So their aim is for 2047, but what about 2029? We elected you for recent developments, not for 2047. Who knows what will be the dimensions of country in 2047? If you are elected in 2042 or 2040, then it's the right approach for 2047. This is proposal only. You can, if you Sure. like, it can be. Listen to me once. ध्यान से सुनना बाकी सब भी, कि सबके लिए काम आएगा. You will find कि यार ऐसा क्या हम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करें कि यार let's do it. I completely appreciate your energy कि you want something new, but look at the toppers and particularly rank 1 from last few years, 2023, 24, 25 or maybe 20, 21, 22, 23 as well. They are reading your same standard books. Are they doing something ऐसे कोई यूनिक, ऐसा कुछ किया था उन्होंने अभी? Let me just complete. Don't waste your energy. मैं आज के बाद ये चीज़ नहीं बोलूँगी, तूने समझना समझियो, नहीं समझना मत समझना, ये this is for everyone. Don't waste your energy imagining what you will do after becoming the officer. Don't think this. Your main obsession should be, I should read this 50 times. I have to read my current affairs. I have so many things to do. Your only obsession right now is to clear your UPSC paper. Not thinking about what you will do once you are there. You can think it afterwards. Or maybe just keep that energy within you, because this will not give you results. Let me be very honest with you, ये नहीं देगा. तो मुझे ये बोलो कि मैम एक क्लास ऐसे ले लिया करो जिसमें ना बैठ के ना पिछले ही सुना करो. आई एम रेडी टू डू दैट बिकॉज दैट विल गिव यू रिजल्ट्स. मैम हिस्ट्री का आपको बस ये बता देंगे, ये कॉपी है मैडम, हमसे सुनो. और आई एम रेडी टू डू दैट पेन बिकॉज मुझे पता वो रिजल्ट्स देगी. आई एम नॉट रेडी फॉर दिस बिकॉज दिस विल नॉट गिव यू रिजल्ट्स. दिस इज द इमेजिनेटिव थिंग्स, सॉल्यूशंस that will give you, make you a good officer maybe in the future, but not right now. This will not give us the practical results. हम UN की ना, perspective is there. UN की जनरल असेंबली में कोई बैठे हम, आओ बात करो, तुम्हारे अच्छे को appreciation मिलेगी. यार people have, we all are at same frequency. सबके दिमाग में ऐसा चलता है कुछ ना कुछ, पर तेरा लेवल कई बार बहुत ऊपर चला जाता है. गुड, पर उस लेवल को भी नीचे लेके आ. तेरे को एनर्जी अभी ग्राउंड पे लगाने की ज़रूरत है. तुम्हें देखो, जब बिल्डिंग ऊपर जितनी खड़ी होती है ना उतनी नीचे होती है. है ना? तुम्हें पता है जब तुम घर बनाते हो, जितनी ऊपर है, यहाँ पे तुम सेकंड फ्लोर पे बैठे हो या कोई बुर्ज खलीफा में बैठा तो उतनी नीचे को होती है वो बिल्डिंग. तुम्हारा ये टाइम है जब तुम नीचे काम करो.
ऊपर की बिल्डिंग पे काम करोगे ठस हो जाओगे। अभी दिस इज द राइट टाइम जब तुम्हें नीमों पे काम करना, वो स्ट्रॉन्ग करनी है। आस्क मी, मैम मुझे नीयत ठीक करनी है, मुझसे पूछो, मुझे लर्न करो, मुझे टेस्ट सीरीज ज़्यादा दो, आई एम रेडी टू डू दैट बिकॉज वो रिजल्ट देगी। ये रिजल्ट नहीं देगी सौरभ। सॉरी इफ आई एम रूड, पर मैंने तुम्हें बोला मैं तो स्क्रॉच ब्राइट हूँ जो तुम्हें बस एक रियलिटी चेक देती हूँ। No, it's right. कि नहीं करेगा वो। योर ऑब्सेशन शुड बी वन, मुझे करना है, मुझे करना है, मुझे करना है, मुझे बार बार वही रीड करना है, मुझे बार बार मैं पॉलिटी की जब यहाँ पे आके क्वेश्चन पूछो तुम्हारा एक भी आंसर इधर से उधर ना हो, दैट इज द रियल पेन दैट यू हैव टू गो थ्रू। वो मजा आएगा तैयारी करने का, ठीक है। सो प्लीज ओपन एवरीवन, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन। लेट्स स्टार्ट योर पॉलिटी सेक्शन नाउ। आई एम कमिंग इन 2 minutes। मैं ज़रा बैठ